साथ मिल के हम फिर कोशिश करेंगे कि इनको अपनाया जाए और इन पे अमल दरामद हो, जितने भी अच्छे आइडियाज आए और हुकूमत की भी सपोर्ट हो कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अगर वो कई 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो खर्च करने को तैयार है शहर की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, तो क्यों ना माहिरीन की राय जो है उसमें शामिल की जाए और एक मुस्बत किस्म का प्लान जो है वो सामने लाया जाए जिसमें सारे अच्छे मशवरे शामिल हों। तो अब मैं सिर्फ अपनी आईटी इंजीनियर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे गो अहेड दे दें। वी आर लाइव ऑन फेसबुक नाउ, ग्रेट, देयर वाज सम लैग। और अब मैं दोबारा आप बताती हूँ कि आज के प्रोग्राम का टाइटल जो है वो है वो आपके रीप्लानिंग कराची के वेबिनार सीरीज में हम हैं और ये हमारा 3rd वेबिनार है और इसका टाइटल है वेजिटेशन एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी सब्जा, दरख्त, पौधे और कुदरत के दिए हुए हल जो हैं हमारे मसाइल के, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छा हमारा ये तस्वीर में भी आप लोग देख सकते हैं कि कोई और दरख्त नहीं है बल्कि मैंग्रोव का दरख्त है, तिमर इसको सिंधी में उर्दू में कहते हैं। और ये हमारा यहाँ का कराची का सबसे कदीम और जबरदस्त दरख्त कह लें या इसका जंगल भी कहते हैं कि ये फॉरेस्ट है। और इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उन पे रोशनी डालेंगे डिफरेंट माहिरीन। मैं जरा सा आपको इंट्रोड्यूस कराती जाऊं कि कौन कौन से शख्सियात हमारे साथ हैं आज। महमूद अख्तर चीमा साहब, वेरी सीनियर, और ये IUCN जो है उसके कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं। IUCN is the International Union for the Conservation of Nature, और ये लोग नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज हो, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ है, डिफरेंट स्पीशीज की कंजर्वेशन है, ये मैंग्रोव्स भी हैं और नेचर की सारी बातें जो है उससे रिलेटेड हैं। फिर हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, आर्टिस्ट, पोएट तारिक अलेक्जेंडर कैसर, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं और इनकी भी बड़ी इंस्पायरिंग बातें हम आज सुनेंगे और इनकी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रपोजल्स भी हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वेरी वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव वेरी प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर अस। फिर आएंगी कोमल परवेज साहिबा जो एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं, वैसे आर्किटेक्ट भी हैं, तो ये भी हमें इस शोबे के बारे में बताएंगी और ये क्या काम कर रही हैं, वो भी बहुत इंस्पायरिंग काम कर रही हैं एज अ सिटीजन एज वेल एज अ प्रोफेशनल। फिर शहजाद कुरैशी साहब हैं, ये भी बहुत एक दिलचस्प प्रपोजल लेके आए हैं और इन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री तो ये कर ही रहे थे, खुद बताएंगे वो क्या होती है, और अर्बन फॉरेस्ट कोलिशन को इन्होंने जो है हाल ही में इसको फॉर्म किया है, इसके बारे में बताएंगे और बहुत ही एक्साइटिंग मंसूबा है कराची के लिए। तो मैं बड़ी खुश हूँ इस मंसूबे से, इस पर बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर आमरा जावेद साहिबा हैं, शहरी सिटीजन्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट NGO है, उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ट्रेजरर भी हैं और ये सालों से एज अ प्राइवेट सिटीजन भी इन्होंने बड़ी इंस्पायरिंग एक जर्नी स्टार्ट की थी by saving a park when she was not even a professional or part of any NGO। इन्होंने अकेले जो है कहा कि मेरे घर के पास जो पार्क है मैं इसको सेव करूंगी और मोहल्ले की खवातीन को और सिटीजन्स को उन्हें मोबिलाइज किया और कामयाब रही इस काम में। जब से इनकी जर्नी शुरू होती है और अब ये और भी ज्यादा फॉर्मल वे में काम कर रही हैं। फिर आएंगे यासिर हुसैन जो मुख्तलिफ, वैसे तो इनका मीडिया और मीडिया थियरी वगैरह से इनका ताल्लुक था, लेकिन ये इन्होंने ऑर्गेनिक सिटी और अर्बन फार्मिंग की फील्ड में इन्होंने काम किया और अब इन्होंने क्लाइमेट एक्टिविज्म में बहुत अहम किरदार अदा किया है कराची में, क्लाइमेट एक्टिविज्म को जन्म देने में एज अ मूवमेंट, और ये है फाउंडर ऑफ द ग्रीन पाकिस्तान कोलिशन। So he's going to talk about the climate change and climate action agenda that is being proposed. Mahmood Akhtar Cheema साहब भी हमारे साथ ready हैं to speak, and he is the first speaker today because he has to leave early. But let me just say a few things. इस वेबिनार के जरिए एक तो मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करूंगी जो व्यूअर्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं कि एक बड़ा अच्छा डायलॉग पैदा हुआ है और आर्किटेक्ट से भी लोगों ने हमसे बात करनी शुरू की है कि आप ये जो क्योंकि सभी जो है सारे शहरी जो हैं चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखें, उनका एकदम से ये कंसर्न पैदा हुआ है कि कराची की सिटी की मैनेजमेंट जो है
اس کا انفراسٹرکچر جو ہے, اس کی پلاننگ جو ہے, یہ کیوں بہتر انداز میں نہیں ہو رہی. تو انہوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا کہ اچھا آپ لوگ اگر آرکیٹیکٹس ہیں تو پھر آپ کیا اربن پلانرز ہیں, یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں. تو جی ہاں, اربن پلاننگ سے بھی ہمارا تعلق ہے. اور ویسے آرکیٹیکٹس جو ہیں ہم تو عام طور سے سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ڈیزائنرز ہیں, کہ یہ ایک بلڈنگ کے نقشے بنانا جانتے ہیں, اور چاہے گھر ہو یا کوئی بڑی بلڈنگ ہو یا فیکٹری ہو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتی چلوں گی کہ ہم لوگ اس کام میں تو نقشے بنانے میں تو ایک طرح کے اسپیشلسٹ ہیں ہی, لیکن ہماری ٹریننگ جو ہے وہ ڈاکٹرز کی طرح کم از کم 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے بیچلر آف آرکیٹیکچر کی, جس کے اندر سائنس, آرٹس اور سوشل سائنس سب سے ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے, اور اس قابل بنایا جاتا ہے کہ ہم ایک لیزون کنسلٹنٹ اور ایک جنرلسٹ کے طور پہ ہر کسی سے تھوڑی تھوڑی بات کر سکیں, انجینئر کی بات سمجھ بھی سکیں, اس کو سمجھا بھی سکیں کہ اسٹرکچر جو ہے وہ بلڈنگ کا کیسا ہو, کیا ہم چاہتے ہیں اس میں, اور مختلف جو, اور پھر اس کا جو آرٹسٹک سائڈ ہے, اس کی سوشل سائڈ ہے, اس کی جو نیچر سے ریلیٹڈ سائڈ ہے, اس سارے کو ہم جوڑ سکیں, اس کا ملاپ ایک بہتر انداز میں کر سکیں, خوبصورت انداز میں ان سارے مختلف پہلوؤں کا ملاپ ہم اپنی بلڈنگز میں اور اپنے شہر میں لا سکیں. تو اس طرح آرکیٹیکٹ کا جو کینوس ہے, اس کا میوز ہے, اور وہ سب کچھ شہر ہے. اور شہر میں جب ہم کوئی مداخلت کرنے جاتے ہیں, کوئی انٹرونشن, کوئی ڈیزائن کرنے جاتے ہیں, تو ہمیں سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھو کہ وہاں کیا موجود ہے. کیا آپ کے پلاٹ, اگر آپ کسی پلاٹ پہ کچھ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں, کیا وہاں کچھ درخت ہیں, کیا وہاں کچھ پودے ہیں, کیا وہاں پانی ہے, زمین کیسی ہے, آب و ہوا کیسی ہے, سورج کا رخ کیا ہے. اور یہ ساری یہ جو قدرتی جو پہلو ہیں ان کا سب سے پہلے جائزہ لو, اس کا تجزیہ کرو, پھر اپنا ڈیزائن اس طرح بناؤ کہ اس میں بھی کوئی, اس کو نقصان نہ ہو, نیچر کو کوئی نقصان نہ ہو, اور تم بھی اس سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکو, اور جو وہاں اس بلڈنگ میں رہیں گے وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. اور اب میں یہ کہوں گی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو ہم کوئی 100 سال پہلے چلے جاتے ہیں, پہلے کے سبق میں چلے جاتے ہیں. ماڈرن ماسٹرز جو تھے آرکیٹیکچر کے, جیسے لو کوربوزیے تھے, ایک فرینچ آرکیٹیکٹ, اکثر ہم ان کی تھیوری بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں جب انڈسٹریل ٹیکنالوجی نے جو ہے پروان چڑھی, انڈسٹریل مٹیریلز, کانکریٹ, اسٹیل, گلاس اویلیبل ہو گئے بلڈنگز بنانے کے لیے, ساتھ ساتھ میں گاڑی آ گئی, آٹوموبیل جو ہے سب لوگوں کے لیے میسر ہو گئی, فیکٹریز جو تھیں شہروں میں آ گئی. تو اس سب چیزوں کا ملاپ کیسے بنایا جائے ایک شہر میں, انہوں نے اپنا ویژن پیش کیا 100 سال پہلے. اور اب ہم 100 سال بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹریل ٹیکنالوجی نے جو فاسل فیولز استعمال کیے, اس سے کلائمیٹ چینج پیدا ہوا, پلیوشن پیدا ہوئی, اب اس کا ہم حل کیسے نکالیں. تو یہ آرکیٹیکٹس کی جرنی رہی ہے, اور ہم تھوڑا تھوڑا سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. اور کراچی کی ویجیٹیشن ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہماری ایئر کوالٹی بھی بہتر ہو, ایک انڈسٹریل شہر کی, کمرشل شہر کی, جس میں اتنی گاڑیاں, اتنا جو ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں. پھر جو اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہوتا ہے شہر میں, اس میں اس کی گرمی میں کمی آئے, جو شہر میں گرمی جنریٹ ہوتی ہے. اور آپ نے جیسے دیکھا کہ ہیٹ ویو وغیرہ بھی کراچی میں بہت خطرہ تھا. پھر اربن فلڈنگ بھی ایکسٹریم ویدر ایونٹ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو کلائمیٹ چینج میٹیگیشن جو ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کم ہوں, اور اڈیپٹیشن جو ہوتا ہے, دونوں میں ہماری کلائمیٹ چینج پالیسی جو ہے پاکستان کی, وہ بھی کہتی ہے کہ ہم جو ہے درخت اگر لگائیں اور ان کو پروموٹ کریں, محفوظ رکھیں, تو اس سے ہمارا یہ سارا نظام بہت بہتر ہوگا, اور وائلڈ لائف اور بایو ڈائیورسٹی کی پروموشن بھی بہتر ہوگی. اور ساتھ میں ہمارا جو بیوٹیفیکیشن کا پہلو ہے کہ خوبصورتی پیدا ہو شہر میں, وہ بھی ہمیں آئے گی. تو اس تعارف کے ساتھ اب میں مزید دیر نہیں کروں گی, اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف چلتے ہیں. محمود صاحب, آر یو دیر؟ جی دیکھتے ہیں اگر محمود صاحب اویلیبل. آپ کے ساتھ جی جی میں بالکل اویلیبل ہوں. جی ہیلو. جی سر. جی سر. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں بالکل آ رہی ہے. محمود اختر صاحب جو ہیں IUCN کا جو ہے انٹرنیشنل یونین فار دا کنزرویشن آف نیچر, اس کا تعارف بھی کریں گے, اور پھر اپنے کچھ مثبت جو تجاویز ہیں وہ بھی پیش کریں گے کراچی کے لیے. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
Thank you very much, Ji, first of all, for providing this opportunity. तो मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ पे ना खुश आमदीद कहता हूँ एंड आपका तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने सुमिता साहिबा for this opportunity, providing this opportunity, a wonderful initiative that you have taken. मुझे बड़ी मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम वो मिल रहा है in terms of opening this and providing an overview of IUCN. मुझे मालूम नहीं है कि कितना शायद आप में से जो कुछ ऑडियंस हैं वो IUCN के हवाले से कितना वाकफियत रखते हैं. International Union for Conservation of Nature came into being in mid-40s. जब ये UN का क़याम अमल में आया था तो उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई. तो इंटरनेशनली तो ये काम जो है ना वहाँ पे हमने शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में IUCN ने स्टार्ट किया था जी कोई mid-80s में. तो ये काम जो है ना वो ज़्यादा यही था कि हम जो environment है, sustainable development है, इसके initiative. So we have presence overall at the global level. OverVN is just what that values and conserve nature. और इसके साथ साथ ही मिशन है influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of nature resources is equitable and ecologically sustainable. ये जो जितनी भी है diverse union है और is a membership driven organization. इसमें unique construct किया है कि government or non-governmental organizations they work together. और इसकी trusted जो expertise हैं वो global level पे in the form of members, commission और staff जो सारे मिलके कर रहे हैं. IUCN के साथ कोई over 1200 IUCN के members हैं, 1300 governments and non-governmental organizations और over 16,000 scientists हैं जो IUCN के different 6 commissions हैं, उन commissions के साथ associated हैं. IUCN का जो program है वो इन 3 areas को address करता है 2020 तक, but this is going to be 21-24 focus on almost similar areas, but लेकिन उसमें कुछ जो priorities हैं वो refocus हो रही है. So valuing and conserving nature as equitable and effective and equitable governance of natural resources, और दूसरा deploying nature-based solutions, और especially जो आज का subject है उससे related intervention. तो multiple जो members हैं पाकिस्तान में वो हमारे तकरीबन 42 है. पाकिस्तान में जो है जैसे मैंने कहा 1200 लोग भी हैं और हम majority जो है ना वो donors के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. 80s में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि हम नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, प्रोविंशियल स्ट्रेटजीज और डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करें. But at the same time, IUCN assisted in translation of these strategies into action and focusing on different ecosystems from coast to mountains. So different areas हैं जिनको हमने टच किया. रीप्लानिंग कराची जैसे आपने कहा, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने की जरूरत है कि वेयर वी स्टैंड एट द मोमेंट. और ये जो नया अप्रोच है कि हम कोई भी बड़ा जो प्लान प्रिपेयर करते हैं अगर उसकी हम स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट कर लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू में वहीं पे एड्रेस हो जाते हैं. और एड्रेस करने के लिए आज के सब्जेक्ट के हवाले से वी नीड टू अप्लाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस. और ये ऐसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जो सोसाइटल बेनिफिट्स लाते हैं. बोथ जो इकोसिस्टम है
اس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہوئے اور جو لائیولیہوڈس ہیں جو ویل بینگ آف پیپل ہے ان کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے ملٹیپل اپروچز ہیں اس کے اندر. میں جسٹ سمری سی دوں گا some of the work that we have done in Pakistan around Karachi and in Pakistan which is applicable to this city in Karachi. I would just like to cite an example کہ former جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ لانچ کیا one of the initiative اور یہ تھا constructed wetland. اور یہ کنسٹرکٹڈ ویٹ لینڈ جو ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے منوڑا میں اور یہ بہت ویجیٹیشن کی جب آپ نے بات کی تو یہ پانی جو ہے نا ٹینکرز میں لا کے یہاں پہ گراؤنڈ میں دیا جا رہا تھا تو اب جو ہے وہ وہاں پہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے تحت 30,000 gallons per day and this has been replicated upscale. One of the solution which can be considered لیکن یہ پورے کراچی کے لیے شاید تو نہ ہو لیکن جو smaller set ups ہیں like hosting colonies جو اس کو اپلائی کر سکتی ہیں تو that is one of the example. کچھ عرصہ پہلے ہم نے کلین ایئر کمیٹیز پاکستان میں اسٹیبلش کی اور وہ زیادہ فنکشنل نہیں رہی. اب دوبارہ پاکستان کلین ایئر پروگرام ہم اس کو ویٹلائز کر رہے ہیں تو this is going to be another good example. 2008 میں ہم نے آپ نے کہا پولوشن کو کم کرنے کے لیے میٹیگیشن کو کیا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر بینولوسا کو ہم نے انوائٹ کیا فار ڈفرینٹ سیشنز اور کراچی میں لاہور اسلام آباد ہم نے سیشنز آرگنائز کیے تو سارے اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتابی باتیں اور آن گراؤنڈ کیسے بس ریپڈ ٹرانزٹ یا پھر LRT BRT کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو now that you see کہ much of the work has been done in other cities so Karachi also has to go far which is already work in has been taken forward. تو یہاں پہ بھی BRT پہ کام شروع ہے. میرا خیال ہے سرکولر ریلوے اور دوسرے جو انیشیٹیوز ہیں are becoming good example. جو بھی انرجی کے پروجیکٹس ہیں میرا خیال ہے الٹرنیٹ انرجی سٹیز میں اب فوکس ہے کہ سولر ہو یا ونڈ ہو ہم کوشش کریں کہ یہ اپلائی ہو. جو بڑی اپرچونٹی ہے کراچی میں وہ ہے بزنسز اور ان بزنسز کو گرین کرنا is extremely important. تو IUCN نے بزنس اینڈ بایو ڈائیورسٹی پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا ہے. اس میں PIBT ہے جو Angro ہے number of businesses they have actually come closer اور یہ جو ایک انیشیٹو ہے اس میں ہم نے پورٹ قاسم ایریا میں بھی لوگوں کو جو وہاں پورٹ قاسم کی اتھارٹی ہے ان کو بھی ہم نے انوالو کیا اور پارٹنرشپ میں with government we are doing this initiative. ایک صرف ایگزامپل آپ کو دوں کہ ایک سیزن میں کراچی کنزرویشن کے تحت 1 million mangroves لگائے گئے ہیں ان جسٹ ایک انیشیٹو جو ہوا تھا. There are a number of other interventions that are going to grant. How can we actually green Karachi? یہ ہے businesses کو اگر ہم انوالو کرتے ہیں تو they are a big resource. تو ویجیٹیشن کو اگر ہم نے انہانس کرنا ہے there are non-traditional approaches. پاکستان نیوی 6 million سے زیادہ مینگرووز کے پلانٹس ہیں جو پاکستان نیوی چیف آف نیول سٹاف جو ہے نا بڑی کمٹمنٹ شو کی ذکاء اللہ صاحب نے بھی اور ابھی جو چیف آف نیول سٹاف ہیں عباسی صاحب. جب میں نے یہ کہا کہ ذکاء اللہ صاحب نے اس کو کمٹ کیا تھا تو 1 million پلانٹس وہ لگا رہے تھے انہوں نے کہا میں ڈبلی کمٹ کرتا ہوں اس کو میں 2 million پر اینم کروں گا. تو دس از 3rd year in progress کہ یہ اس کو کر رہے ہیں which is a great I think non-traditional approaches. تو گریننگ اگر کراچی میں کچھ پلانٹیشنز میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان نیوی is also contributing throughout the coast but more so closer to the cities. ہم نے ہائی ویز جو موٹر ویز سب کچھ ہے لیکن جب تک ہمارے پاس سائیکل ویز واک ویز نہیں ہوں گے اتنی دیر تک ہم مطلب سٹی کے اندر وہ والی فیسلٹی تو ہمیں کچھ یہ بھی
कोशिश करनी होगी कि ऐसी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें ताकि लोग इसको बेनिफिट कर सकें। फिर जहाँ कहीं भी कोई हाईवेज हैं या इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, ग्रीनिंग जब हम कर रहे हैं तो आई थिंक वी शुड कंसीडर कि जी कुछ ऐसे कॉरिडोर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के जो हमें रखने की जरूरत है, ताकि अगर कोई प्लांट्स, इंसान तो एक दूसरे की मतलब वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए भी हमें ख्याल रखना होगा ताकि वो भी क्रॉस कर सकें। हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, टर्टल्स हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं तो हमें उनको ये सबवे से या फिर इस तरह से बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स को वो करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव आई थिंक कंसिडरेशंस around Karachi that we have established thousands of hectares of forests और वहाँ पे हमने प्लांटेशंस करवाई हैं। लेकिन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो बिजनेसेस हैं या फिर जो कराची की कंक्रीटाइजेशन है वो जो हो चुकी हुई है उसको हमें ग्रीनर करना होगा। तो मैं ग्रीनर करने के लिए जस्ट आपको ये अपने ऑफिस की मिसाल देता हूँ। ये पिक्चर्स आज ही मैंने अपने दफ्तर से ये पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि ये जो मतलब कैसे जब कहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं होती है तो आप क्रीपर्स के थ्रू भी ग्रीनर कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि विल होनी चाहिए और आप काम करने की। मैं जस्ट ये ऑफिस के साथ ही जो विंडो है कहीं दूर से पिक्चर वो ले रहे थे जो कि विजिबल नहीं है इतना, लेकिन यहाँ पे भी हमने गमले रख के तो इनको ग्रीनर करने की, चूंकि कराची काफी सारा मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स हो चुकी हैं जिन्हें हमें साथ साथ बैलेंस करने की जरूरत होगी। तो there are few examples that IUCN has worked, and not all of them pictures that I have shown from Karachi. There are 2 pictures out of city, but the rest are, I think, are from Karachi, and this is just beginning सस्टेनेबल सिटीज को प्रमोट करने के लिए, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि इसको इंटरनेशनली एक अच्छे जहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं उनको मद्देनजर रख के हमारे पास कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स का है, बेशुमार बायोडाइवर्सिटी के एलिमेंट्स हैं जो सिटीज के अंदर हमें कंसिडर करने होंगे। तो विद दिस आई थिंक आई से टू यू थैंक यू वेरी मच और लुक फॉरवर्ड टू योर दिस effort, materializing and bringing future-lies in partnerships और sustainable development goals को especially जो related है उनको हमें बहुत शुक्रिया महमूद अख्तर चीमा साहब। मुझे पता है आपने बड़ा अच्छी बातें बताई और आपको अभी दूसरी मीटिंग में भी जाना है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो IUCN का एक नया रोल हमें पता चला है कि जो प्राइम मिनिस्टर की बड़ी एम्बिशियस ट्री प्लांटेशन स्कीम है फॉर पाकिस्तान, उसमें IUCN जो है वो अब एज अ थर्ड पार्टी मॉनिटर जो है उसको इंक्लूड किया गया है। तो उस पर आप जरा सा चंद सेकंड में कुछ बताएंगे उसके बारे में, और ये भी बताइएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर की ट्री प्लांटेशन स्कीम जो है वो कराची में भी अप्लाई कर रही है, क्या नौयत है उसकी यहाँ पे? ओके, पहली चीज तो ये है जी कि ये जो 10 बिलियन ट्री, दिस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ बिलियन ट्री एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम व्हिच वाज इनिशिएटेड इन केपी। वहां से जब इसको अपस्केल किया गया तो हमें अप्रोच किया गया कि वी प्रोवाइड हेल्प फॉर दिस थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। तो ये था हमने IUCN WWF, उसमें पहले WWF ने किया था वहाँ पे KP को, यहाँ पे कंसोर्शियम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जिसमें IUCN WWF और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वी आर वर्किंग टुगेदर। और इसमें पहली चीज तो ये थी कि I said that we are not going to monitor with public funding, means अगर किसी प्रोजेक्ट से फंड्स आ रहे हों और अगर आप कोई कुछ कहना चाह रहे हो तो होता है कि आपको इंडिपेंडेंट अपनी व्यू नहीं कन्वे कर सकते। तो वी हैड टू मोबिलाइज इंडिपेंडेंटली रिसोर्सेज फॉर पुटिंग टुगेदर दिस ओवरऑल प्रोग्राम। सो इनिशियली जो इनिशियल सपोर्ट है दैट हैज कम फ्रॉम बायलैटरल डोनर KFW। वी आर प्रिपेयरिंग दिस ओवरऑल प्रोग्राम फॉर थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। तो इसमें बेसिकली
جو PC1s ہیں ان کو الائن کرنے کے لیے ہم نے لاگ فریم ڈیولپ کیا ہے, اور لاگ فریم ڈیٹا بیس اور یہ اپروچ اپلائی کر کے جہاں کہیں بھی سٹیز کی اس جگہ پہ, ایسے جگہ آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام یا PC1 جتنے بھی بنائے ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بنائے ہیں, اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی جو ریسٹرکشن جہاں جہاں پہ ہے انہوں نے تو ٹارگٹ وہاں پہ رکھ لیے ہیں. باقی جگہوں پہ جہاں دوسری اپرچونیٹیز ہیں, اب وہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو بھی ان ٹارگٹس میں انکلوڈ کیا جائے, تبھی پاسبل ہوگا کہ یہ ٹارگٹ سارے اچیو ہو سکیں. تو ہم انکریج کر رہے ہیں تاکہ یہ جو فیوچر میں انٹرونشنز ہیں 10 بلین ٹری میں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور جو کارپوریٹس ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل ہوں, اور اسپیشلی سٹیز اربن فارسٹری کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہو. تو اگر وہ اس کے لیے بھی ریسورسز ہم نے کہا کہ ضروری ہے کہ الوکیٹ ہوں, تو اب خاصے سارے پارٹنرز جو ہے نا وہ اس کی طرف ہو رہے ہیں, اور ہم جب مانیٹر کر رہے ہوں گے تو دس از ون آف دی انڈیکیٹر جو ہم نے رکھا ہے کہ اربن فارسٹری میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور کتنا وہاں پہ ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں. پلیز. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ شریک ہوئے پروگرام میں, کافی آپ نے اہم باتیں بتائیں. انشاءاللہ آپ سے ڈائلاگ جاری رہے گا. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف جو کہ ہے طارق الیگزینڈر کیسر. اور طارق صاحب جو ہیں وہ ایک عام آرکیٹیکٹ کے طور پہ ٹرین ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اپنا جو ہے اپنے انٹرسٹ جو ہے بہت وسیع, بہت براڈ رکھے ہیں. اور جیسے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک آرکیٹیکٹ کو ہونا چاہیے کہ وہ مختلف چیزوں میں اور اپنے ماحول میں, اپنے شہر میں جو ہے انٹرسٹ رکھے, اور اس سے زمین سے محبت ہو, اور اس پہ جو مخلوق بستی ہیں, جو لوگ بستے ہیں ان سے محبت ہو. تو انہوں نے واقعی کردار ادا کیا ایز اے نیچر لور, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو فالو کریں. انہوں نے ملٹی میڈیا کے ذریعے بھی بڑے کریٹو شارٹ ویڈیوز بنانے شروع کیے ہیں, اور اب ان کے انسٹاگرام اور فیس بک سائٹس وغیرہ پہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے لنکس وغیرہ بھی یہ بتاتے جائیں ایز وی گو اہیڈ. تو طارق صاحب, اوور ٹو یو, پلیز شیئر یور ویژن فار کراچی. Yes, please unmute your mic. طارق صاحب کا میں نے پورا بایو نہیں پڑھا, بٹ ہی از ماشاءاللہ a poet. انہوں نے شاعری کی ہے اردو, انگلش میں, اور ان کا جو مکسڈ اور انٹرسٹنگ انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے, مکسڈ ہیریٹیج ہے, اس کو بھی انہوں نے پوری طرح استعمال کیا ہے. اور واقعی کراچی کے آرکیٹیکٹ ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. ان کی کئی بکس ہیں, وہ بھی ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ مینگرووز کا جو ہے بڑا اہم ایک کردار ہے. انہوں نے جو یہاں کا قدرتی ماحول تھا, جو نیچرل انوائرمنٹ تھا کراچی کو, اس کو واقعی ایکسپلور کیا ہے اور اپنے پبلیکیشنز میں, ملٹی میڈیا میں لائے ہیں. اوور ٹو یو طارق صاحب. چلیں, السلام علیکم جی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ بہت اہم گفتگو ہے, اور اس میں شریک ہونا جو ہے وہ نہ تو صرف ضروری ہے مگر باعث فخر تو نہیں کہنا چاہ رہے, مگر دل کو ہلکا اور دل کو بہتر خوشحال کر دیتا ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے شہر کی دیکھ بھال کریں, اپنے شہر کو بھی خوشحال بنائیں. اس میں سب سے پہلا قدم جو لینا پڑتا ہے وہ ہے کہ اپنے ماحول کو بہتر کریں. ماحول جو ہے وہ قدرت سے ہی بہتر کیا جا سکتا ہے پہلے قدموں میں. انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو قدرت کا حصہ ہی سمجھے, اور اپنی جو اس کو ورثے میں چیزیں ملی ہوئی ہیں, اس کا جو وجود ہے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں, اس کو پہچان لے, تو ماحول میں نیچر اور پیڑ, ہوا, پانی کی شدید اہمیت ہے. کراچی میں بہت قلتیں, بہت کمیاں ہو گئی ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہی کی ہیں, مگر جو ایک چیز جو ہم لوگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اگر میرے بہت ہی اچھے دوست شہزاد قریشی صاحب نے اتنا اچھا عمدہ کام کیا اس پہ, کومل پرویز
آرکیٹیکٹ نے بھی پیڑ لگانے پہ. کراچی میں ہریالی کی شدید ضرورت ہے اور اس کے بغیر لوگوں کی زندگیوں میں کوالٹی بہت ہی کم ہوتی جائے گی. اب پیڑ کیسے لگائے جائیں؟ پارکس ختم ہو رہے ہیں، پارکس کو بچانا ہے، اور جہاں موقع ملے، جیسے مس کامل نے قائد کے مزار پہ پیڑ لگوائے ہیں پچھلے ہفتے میں ہی، بہت سارے ہر سال لگواتی ہیں، اور شہزاد بھائی جو ہیں جو اپنے اربن فارسٹ لگا رہے ہیں اور جتنی محنتیں کر رہے ہیں، بہت اہم ایفرٹس ہیں. مگر میرا ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ اگر ہمارے شہر میں ایک جنگل موجود ہے بڑا گھنا قدیم، تو اس کو بچانا لازمی ہے یا اس کو کاٹنا بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے، اکانومی کے لیے؟ دونوں سٹیٹمنٹس جو ہیں، دونوں سائڈیں جو ہیں، وہ ان پہ تبصرہ ہو سکتا ہے. انسانوں کی زندگیاں جو ہیں ضروری ہیں، ان کے گھر میں چولہے چلانے، اگر گیس نہیں پہنچتی تو لکڑی کٹتی ہے، بہت ضروری ہے، مگر ان کو بچانا بھی بہت ضروری ہے. تو سسٹینیبل ہارویسٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے، جو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے. اب کراچی میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہیکٹر ایکرز کے اوپر گھنے گھنے جنگل ہیں. میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے کورنگی کریکس کے اوپر ان کے مینگرووز پہ. کوئی 2011 سے میں ان مینگرووز میں جا کے ان کی ڈاکیومنٹیشن کر رہا ہوں. پہلے تو میں صرف یہ کر رہا تھا کہ تصویریں لے کے کتابیں چھاپنے کے لیے کام کر رہا تھا. پھر احساس ہوا کہ بس اپنے پلیجر کے لیے، اپنی سیلفش ریزنز کے لیے انسان کو نہیں کرنا چاہیے صرف، بیکاز ہمارے پاس ایک موقع ہے جس پہ ہم لوگ محنت کر کے شاید ان کو بچا سکیں. تو سمیتا، اگر آپ پہلی ویڈیو دکھا دیں پلیز، کیونکہ میں زیادہ وقت بولنے میں نہیں دینا چاہ رہا، سوال کے جواب. Is that the one on the Bundle Island? Bundle Island mangroves, please. Bundle Island. The one I sent you first. Number one. So ایک 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے. جی اس کو دیکھتے ہیں. یہ طارق صاحب It's not coming. ہاں ایک سیکنڈ لگے گا پلیز. ہاں یہ دکھانے کے فوراً بعد آپ جو میں نے میپ بھیجا ہے آپ کو وہ دکھا دیجیے گا. جی ہمیں Samita, if you could put the map up. Yes. So یہ no, I don't have the map. Doesn't matter. No, I'll put on the map. یہ رہا. یہ جنگلات جو ہیں یہ بنڈل آئلینڈ کے مینگرووز ہیں. بنڈل آئلینڈ کا ایریا جو ہے 24 اسکوائر کلومیٹرز ہے اپروکسیمیٹلی، آپ کو سینٹر میں نظر آ رہا ہے.
اور اس کے نارتھ پہ جو ہرا حصہ ہے وہ اس کے مینگرووز ہیں. ان کی کافی ڈیٹیلڈ میں نے سروے کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ میں نارتھ کے اوپر آپ کو میرا ایرو نظر نہیں آ رہا ہوگا, کھپریاں والا کا ایک جزیرہ ہے جس پہ بھی بہت قدیم بہت گھنے مینگرووز ہیں. جو میپ پہ میں نے ہرا ایریا کیا ہے اس کو میں کوئی یہ 2011-2012 سے ایکسپلور کرتا جا رہا ہوں اور ڈاکیومنٹ بھی کر رہا ہوں. زیادہ تر ادھر کی وائلڈ لائف اور ادھر کے پیڑ, اور یہ ایکسٹریم ویسٹ ہے انڈس ریور ڈیلٹا کا. انڈس ریور ڈیلٹا جو ہے وہ یونیسکو کا رامسار سائٹ ہے, یعنی کہ ایک پروٹیکٹڈ ہیریٹیج ویٹ لینڈ which is essential for the ecosystem of the world. یعنی کہ یہ اس کی شدید اہمیت ہے دنیا کے ایکو سسٹمز کو بیلنس میں رکھنا, اس کو سنبھال کے رکھنا. اور ہمارا جو مینگرووز اور ڈیلٹا کا ایریا ہے, ڈیلٹا جو ہے اس میں جو مینگرووز ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا ایرڈ مینگروو سسٹم مانا جاتا ہے. اس کو ورلڈ پروٹیکشن پہ کیا ہوا ہے, مگر ہم ادھر انفارچونیٹلی ان کو کاٹ بھی رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہے. تو بہت ضروری ہے کہ اسی رامسار سائٹ کے اندر ہی ایک مرین ویٹ لینڈ پروٹیکٹڈ زون ریکمینڈ کیا جائے. اب اس کے لیے قاعدے سے اور جو اس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹس, جس میں نہیں ہوں, میں یہ جذبہ رکھتا ہوں اور شوق ہے, مگر انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹس کو جمع کیا جائے اور ان سے رائے لی جائے کہ ایک ویٹ لینڈ, مرین ویٹ لینڈ مینگروو ایریا کیسے بنایا جائے اور کیوں بنایا جائے اور کدھر بنایا جائے. تو میری یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ میں انگلی رکھوں کہ ادھر بنا دیں آپ, بیکاز اصلیت یہ ہے کہ پورا ڈیلٹا ہمارا ڈیزگنیٹڈ رامسار ویٹ لینڈ سائٹ ہے, دنیا کے لیے ویلیو رکھتا ہے. تو اس میں انکریڈبل اماؤنٹ آف وائلڈ لائف, ادھر مینگروو جیکل بھی ہے, فشنگ کیٹ بھی ہے, بلائنڈ ڈولفن بھی ہے, ادھر پرندے جو ہیں وہ تو لا تعداد ہیں. ادھر پرندوں والی ویڈیو دکھا دیں گی پلیز؟ جی ضرور. پرندوں والی بہت زبردست ویڈیو ہے, اور آپ کی ویڈیو سے پھر پتہ چلتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ صرف ایک کانکریٹ جنگل نہیں ہے. نہیں, کراچی میں ہیکٹر ایکرز کے اوپر, ہنڈریڈز آف ہیکٹر ایکرز کے اوپر ہمارے پاس ہریالی ہے, اور یہی ہمارے لنگز رہے ہیں, یہی ہمارے ساحل سمندر اور ہمارے شہروں کو, کرنگی, لانڈی ایریاز کو, چنا کریک کو بچا کے رکھتے ہیں. اور یہ آپ نکال لیں گے تو نہ تو صرف ہماری جو مچھیوں کی جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں وہ ختم ہوں گی, مچھیروں کی لائیولی ہوڈ ختم ہوں گی, مگر ہمارے پورے شہر خطرے میں آ جائے گا سی لیول رائز کے وقت پہ. یس پلیز نمبر 2 کو کر دیں. جی اسٹارٹ کیجیے. سو آخری ویڈیو میں اس کے بعد ایک اور دکھاؤں گا. آپ سمیتا جیسے اسٹارٹ ہو جائے میں بولنا بند کر دوں گا. سیکنڈ لاسٹ والی جو ویڈیو ہے وہ بہت اہم ہے, وہ شہزاد بھائی نے بھی نہیں دیکھی ابھی تک, مگر وہ ہے اسپلٹ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, ایک ہی جزیرے پہ, یہ کھپریاں والا پہ ہے یہ والی ویڈیو. اور please start the video. I'll continue. I'm doing the video 3 conversation to save time. Okay. You can't see it. سمیتا نظر نہیں آ رہا. شہریار آپ بتائیں گے پلیز, بیکاز ہماری طرف سے تو آن ہو گیا ہے. There's some technical hitch there. So they can see while you figure it out, let me talk a bit. It's done. Ji, go ahead. So یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یہ
فرنگی کریکس میں ہوئی ہیں, کھپریاں والا, بنڈل آئلینڈ, بیک گراؤنڈ میں بنڈل آئلینڈ نظر آ رہا ہے, یہ ہمارے فلیمنگوز ہیں. ایک ریزیڈنٹ پاپولیشن بھی ہے ہمارے پاس اور ایک مائگریٹری پاپولیشن بھی آتی ہے. یہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں ہر سال. ان جزیروں پہ کووں نے مچھی پکڑنا سیکھ لیا ہے. یہ چیلوں کی طرح پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور مچھلی نکالتے ہیں. تو وی ور فارچونیٹ کہ ون آف مائی کولیگز واز ایبل ٹو فوٹوگراف اٹ اینڈ تو وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے. اور دنیا میں بہت کم جگہیں ہیں جہاں یہ کوے جو ہیں انہوں نے مچھی پکڑنا سیکھ لیا ہے. وہ ابھی اسکیونجرز نہیں رہے, ادھر پریڈیٹرز ہو گئے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت یونیک بات ہے. فلوریڈا میں ہے, فلوریڈا میں ہو رہا ہے یہ, اور ادھر ہمارے پاس ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور ادر مینگروو سسٹمز ٹو. تو before I talk more, just show the third video because I don't want to take too much. I'm going to run out of time. Right. Third video on kar dein please. Third والی بہت اہم ہے because یہ کرنٹ صورتحال ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ خوبصورت اچھی چیزیں دکھائیں کہ لوگوں کے دل ہلکے بھی ہوں اور وہ ایک خواہش پیدا ہو کہ ان کو بچانا ہے. مگر جو ایکچوئل سچویشن گراؤنڈ پہ ہے یہ ہے کہ میرا جو مواسہ ہے وہ ان جنگلات کو صرف میرے ویڈیوز میں دیکھے گا, اور باعث تکلیف ہے یہ. بیکاز اگر آپ کے پاس ایک قدیم جنگل ہاتھ میں پڑا ہوا ہے تو اس کو ضائع کیوں کریں؟ 1 ملین 1 بلین پیڑ لگائیں, بالکل لگائیں, بہت ضروری ہے. مگر اگر آپ ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں تو نیا لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ پلیز یہ دیکھیں, دونوں اسکرینز کو کمپیئر کر دیں. ایک ہی وقت میں مختلف چینلز مختلف ایریاز میں ہو رہا ہے ایک ہی جزیرے پہ. یہ کون سا جزیرہ ہے طارق؟ یہ کھپریاں والا پہ ہے. مگر 2 ہفتے پہلے بنڈل آئلینڈ سے میں نے ایک کشتی کی تصویر لی ہے. جو تھوڑی سی باعث خطرہ ہوتی ہے ان لوگوں کی تصویریں لینا, مگر وہ کشتی لدی ہوئی تھی, بھری ہوئی تھی, بڑی کشتی تھی, بھری ہوئی تھی بڑے بڑے تنوں پہ, بڑے بڑے لاگز پہ. یہ لوگ کاٹتے ہیں, اس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں. 3 ہفتے 4 ہفتے بعد جب اس کے پتے سڑ کے اتر جاتے ہیں, یہ پھر ان کو کشتیوں میں ڈال کے کاٹ کے لے جاتے ہیں اور پیسوں پہ بکتی ہے یہ. اور یہ نہ تو صرف یہ دیکھیں, یہ قدیم وقتوں سے ان جنگلات کی لکڑی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے کھانا پکانے میں, گھر کو گرم کرنے میں. اس کی شدید ضرورت ہے بیکاز ہم نے ان کو ولیجز کو ان کمیونٹیز کو کچھ نہیں دیا. تو ان کے پاس گیس بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, تو فیول کی ضرورت تو ہوتی ہے انہیں. مگر یہ چیزیں سسٹینبلی ہارویسٹ ہو سکتی ہیں اور ہوتی تھیں سینچری سے, صدیوں سے ہو رہی ہیں. ابھی جو پچھلے 6 سال میں 5 سے 6 سال میں نے جو دیکھا ہے, جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کٹنگ کی پیس اتنی بڑھ گئی ہے disproportionately to the population increase. Okay? Disproportionate to the population increase. And جو پہلے تو چھوٹی کشتیوں پہ چھوٹی چھوٹی برانچز کٹتی تھیں, چھوٹے چھوٹے پیس کشتیوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے, وہ جاتے تھے. That's sustainable because mangrove جو ہے بہت ریزیلینٹ پلانٹ ہے, اسپیشلی آوسینا مرینا جو ہمارا 90% جو ہے ہمارا آوسینا مرینا ہے ادھر. مگر ابھی یہ پچھلے 5 سال سے جو میں یہ ویڈیوز دے رہا ہوں, ویڈیوز میں پچھلے کوئی 1.5 سال سے لے رہا ہوں, تصویریں پہلے کی ہیں میرے پاس اور بہت ہیں. یہ اس کا کٹنگ کا پیس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب پورے ایریاز ایج پہ نظر آتے ہیں.
Okay. उससे पहले जो था, we need to move to the next. I'm done. But this is very it's very important to know that in your statement, stopping the clear cutting of the existing old mangroves, पुराने कदीम पेड़ों का काटने का रोकना जो है बहुत बहुत अहम है, paramount है. ये पहला कदम होना चाहिए. Thank you very much. सही, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा तारिक साहब आपसे बात करके, with all your ideas and all these multimedia inspiring videos. और please तारिक साहब को follow करें. Edge of Delta, I think is the name. Edge of Delta is the name of his Facebook page, and his Instagram is tariq.alexander.kesser, if I'm right, Tariq? Absolutely, yes, absolutely. इस पे हम इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं और ये क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत ही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी आपका था. शुक्रिया बहुत बहुत. और अब हम कोमल परवेज साहिबा की तरफ चलते हैं. कोमल परवेज साहिबा इज बोथ एन आर्किटेक्ट, एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट के तौर पे इनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन इन्होंने फिर बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया कि इन्होंने लैंडस्केप आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर जाके फर्दर अपनी स्पेशलाइजेशन हासिल की, and she's one of the few qualified landscape architects in the country. साथ में इन्होंने एक बहुत जिम्मेदार शहरी के तौर पे काफी इंटरेस्टिंग काम किए हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है जो हर कंसल्टेंट नहीं करना चाहता हमारे यहाँ, और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं. काफी इनका तजुर्बा है और इनकी भी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग काम है. कोमल, ओवर टू यू प्लीज. आप अब बताइए आप क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें कर रही हैं. ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो आप करती हैं उसमें क्या मसाइल हैं, कुछ तजावीज़ हो गवर्नमेंट के लिए, और आप छाँव प्रोजेक्ट जो आपने जिसमें आप इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी बताइएगा. बिस्मिल्लाह. Assalamu alaikum everybody, and very good evening now. मैं actually वो beautification projects नहीं करती हूँ, मैं landscape projects ज़्यादातर करती हूँ, because beautification की मुझे समझ नहीं आती कि क्या something that is beautiful for me might not be beautiful for, let's say, Shehzad. So the thing is that जो मेरी field है, landscape architecture और जो architecture है, अब ज़्यादातर हम लोग landscape architecture की तरफ focus करते हैं, and that is mostly about the bulk of work of landscape architecture is about public projects and about public spaces. अब जाहिर है कि यहाँ पे opportunities तो बहुत कम मिलती हैं कि आप ना गवर्नमेंट के एक वो प्रोसेस से गुजरो और फिर आपको प्रोजेक्ट मिले, मगर I have been I don't know how, I've been lucky that I've got a few projects which were government projects, and I sort of felt कि जो हमारे private projects हैं, they reach out to very few people, but जो public projects हैं ना, they reach out to so many people, and it gives absolute joy and happiness. Although it's very painful to work in a public project because you have a lot of people who are interfering, and then you have to deal with contractors who are not up to the mark, and your design gets spoiled. But I am of the opinion that you should keep on trying to do public projects, and I really appeal to architects कि आप खुदा के लिए आप पैसा तो बना रहे हो अपने private projects के लिए, मगर कुछ तो एक अपनी जिंदगी में public project कर लो, and you see how much satisfaction it's going to give you. Now, coming back to Karachi, and since my practice is based in Karachi, although we've worked out of Karachi and out of Pakistan also, but मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि थोड़ा उर्दू में ज्यादा बोलिए ताकि ज्यादा लोग समझ सकें आपकी बात. शुक्रिया. अच्छा, ठीक है. तो जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले तो जो आपका जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, बिकॉज जो आपका क्लाइंट होता है और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, इसलिए यू हमेशा एक कांस्टेंट जैसी जंग रहती है. बट अनफॉर्चुनेटली
हो सकता है कि ये चीज अब ना बदल जाए। मगर मैं आपको थोड़ा सा अपने काम का बताऊं कि जो 2005 में जो हीट वेव आई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि भाई अब कराची की बिल्कुल तबाही आ चुकी है और यहाँ पे 2000 लोग मर गया है हीट वेव से, ओनली बिकॉज वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज। और हम लोग दरख्तों को काट रहे हैं और हम ना बिल्डिंगें बनाते जाते हैं। हम लोग बिल्डिंगों के खिलाफ नहीं है, हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं, हमारी रोजी बिल्डिंग बनाना है, मगर एक एनवायरमेंटल कंसर्न के साथ बिल्डिंग बनाएं आप। और अगर आप कोई दरख्त अगर बहुत जरूरी है काटना, तो उसकी जगह आप 6 गुना दरख्त तो लगाएं। तो 2005 में ये पता चला कि कोई दरख्त ही नहीं लगा रहा, तो बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने शुरू किया दरख्त लगाना। कभी वो फुटपाथ तोड़ के लगा रहे हैं, कभी वो कहीं पे लगा रहे हैं। तो एक किस्म की फ्रेंजी हो गई कि बस जी दरख्त लगाना है। तो कुछ लोगों के साथ उन्होंने मेरी मदद मांगी और मैं उनके साथ रही, मगर फिर मैंने सोचा कि दरख्त लगाने का एक तरीका होता है, और क्योंकि हमें इतने सारे साल हमने जाया कर दिए हैं कि हमने दरख्त नहीं लगाए, इसलिए हम लोग ना बड़े दरख्त लगाएं और वहां पे लगाएं जहां पे उनकी मेंटेनेंस होती है। तो फिर मैंने एक ग्रुप बनाया जो सिर्फ अपने दोस्तों का ग्रुप था और कुछ अपने कुलीग्स थे, और हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में लगाना शुरू किए दरख्त जहाँ पे मेंटेनेंस सिस्टम मतलब था। जो क्योंकि मेरे ख्याल में दरख्त लगाना तो 5% एफर्ट है और 95% एफर्ट है उसको मेंटेन करना। तो वो जैसे तारिक ने कहा कि जी पुराने दरख्त को तो हम संभाल नहीं रहे, तो हम नए दरख्त क्यों लगाएं। तो तारिक, हमें नए दरख्त जरूरी लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दरख्त काट रहे हैं। और आप तो कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं, और वो है जंगल ना, कोस्टल जंगल, मैं ना अर्बन जंगल को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई रियली sort of commend your efforts, you make beautiful videos, and I think कि जो कराची की जो कोस्ट लाइन है वो तो एक इतना बड़ा एसेट है कराची के लिए, जो उसकी हिफाजत भी करता है हरिकेन से और ये सब चीजों से। मगर एक बात अगर मैं अब वो उसके तारिक के अब उस पे जाऊं कि हमारे खराब हो रहे हैं मैंग्रोव्स, तो उसका बहुत बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपना रॉ सीवेज सिस्टम अपने कोस्ट लाइन पे डंप कर रहे हैं। तो ये चीज वो ठीक है, अब वो लोग दरख्त काट के लेके जा रहे होंगे, मगर असल जो मैंग्रोव्स की जो खराब होने की वजह है वो ये है कि सारा कराची का जो रॉ सीवेज सिस्टम है वो हमारे कोस्टल एरियाज में आ रहा है और वो खराब कर रहा है मैंग्रोव्स पे। Kamal, I need to correct you on this. I apologize for breaking in. Karachi, Kurangi Creek, Port Qasim के mangroves are the healthiest and the biggest. उनका size, उनकी health सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है because हमारा raw sewage जो पानी में गिराया जा रहा है और मीठा पानी जो आ रहा है, उसकी वजह से इन mangroves को तवानाई मिल रही है, strength मिल रही है। The raw sewage is affecting the mangroves जहाँ इसकी intensity बहुत ज़्यादा है, जैसे माइकोलाची पे हुआ है। मगर कुरंगी क्रीक्स पे जो है ना, वो समंदर की डाइल्यूशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स भी बड़े हैं, स्वीट वाटर भी बड़ा है। और अगर आप इन मैंग्रोव्स का साइज देखें, सबसे बड़े मैंग्रोव्स पाकिस्तान के करंटली कुरंगी क्रीक्स, बंडल आइलैंड, किपरियांवाला, पोर्ट कासिम एरिया पे हैं। एंड दैट इज बिकॉज हमारा जो शहर है वो एफ्लुएंट और न्यूट्रिएंट्स फेंक रहा है लातादाद। तो इन्होंने for some strange, well, for a wonderful reason, इधर एक symbiotic relationship बन गई है. So the real reason for the mangroves disappearing is actually two. One is the lack of sweet water coming in near the Keti Bandar areas where the Indus River actually flows in. And number two is the cutting and the abuse of the forest itself. So I apologize to contradict this, but this is something I know very clearly. Yeah, but I've been to the coastal area in Kurangi, और वहाँ पे जो factories थी, पहले जो tanneries थी, वो सारा अपना highly polluted वो जो waste था वो सारा वहाँ पे फेंकती थी, and it was being damaged.
It's a double thing. The areas that are immediately receiving the toxins are getting damaged heavily. The areas that are getting the diluted water across the river are flourishing. So we'll go one day. I'll show you. Yes, but the raw whole thing. storage is also sort of destroying all the It fishing is. fishing industry also. That's another topic. Yeah, that's So- another topic. But you're right. You're right and wrong. So it's always a double-handed thing. हाँ जी, because the information that I've received was that सारी fishing industry खराब हो रही है because it's not just raw sewage. It's like other garbage also, which is polluting the coastline. So कोमल, आपके पास 2 मिनट और हैं, अगर आप 2 मिनट में अपना कुछ और पब्लिक स्पेस इनिशिएटिव है हमारा. So we thought कि instead of just planting trees, let's step further and move into public spaces where we want to restore streets, we want to restore parks, and of course with the government, because the government owns these public places and we want to work with the government. We just can't isolate ourselves. हम लोग अलग से काम नहीं कर सकते, हम लोग हुकूमत के साथ ही काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं हुकूमत में. और जो सनीता आपने कहा कि यहाँ पे जो पैकेज आ रहा है 1.1 ट्रिलियन का, तो इसमें जाहिर है कि कोई हिस्सा होना चाहिए यहाँ पे कराची के पब्लिक स्पेसेस इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ पे हम सब लोग पहले जाते थे. अब हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, हम खुद नहीं वहाँ पे ना डिग्निटी से हम वहाँ पे जा सकते हैं. वहाँ पे कभी कचरा होता है, कभी कुछ होता है. तो ये हमारा फोकस है, और जो मेरा ग्रुप जो अभी बना है छाँव, उसमें हम यही करना चाह रहे हैं, और हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है. जैसे शहरी से आमरा इज सपोर्टिंग अस अ लॉट, और हम लोग वो जिससे भी बात करते हैं वो यही चाहता है कि वो हमारी मदद करे. तो लोग यहाँ पे मदद करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल में कि कराची का फ्यूचर यही है कि सिटीजन्स अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. That's all I have. ओके, बहुत शुक्रिया. अच्छा कोमल, आप बताइए, आपके छाँव ग्रुप ने अभी हाल ही में मज़ार कायद पे शायद प्लांटेशन की है ना, काफी दरख्तों की, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए. हाँ जी, हमने तकरीबन 500 दरख्त लगाए हैं वहाँ पे, और उनकी उम्र तकरीबन 3 से 5 साल थी, और वो 8 से 10 फुट के दरख्त हैं. और एक वैरायटी, एक फॉरेस्टेड एरिया है कायद मज़ार पे, जो ऐसे कायद मज़ार की तरफ रेडिएट करके जाता है, तो वहाँ पे हमने लगाए हैं. और मेरे ख्याल में कि जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली, कोई मेरे ख्याल में कि 200 लोग आए हमारे इन्विटेशन पे, और इतने खुश थे. खास तौर पे जो बच्चे थे वो इतने खुश होते हैं लगाने के लिए, कि क्योंकि अपने हाथ से काम करने की आदत ही नहीं है बच्चों को. वो सिर्फ अपने कमरों में कंप्यूटर्स में काम करते हैं, ना वो पार्क में जा सकते हैं, ना वो अपने हाथ से कुछ लगाते हैं, ना वो मिट्टी को हाथ लगाते हैं. और जैसे आमरा ने कहा कि वहां पे वो आई थी हमारे मेहमान, उन्होंने कहा कि जिस बच्चे ने दरख्त पे चढ़ के तो फल नहीं खाया, उसने जिंदगी नहीं देखी. तो हमारे बच्चे तो सिर्फ सुपरमार्केट जाके तो फल खाते हैं, और वो भी वो समझते हैं कि जैसे वो डब्बों में से फल निकलता है. राइट, बहुत शुक्रिया कोमल. बहुत जबरदस्त आपका ग्रुप है और आपका काम है, और इंशाल्लाह आप भी हमसे राब्ते में रहिए. हमारे डिपार्टमेंट को और वेबिनार सीरीज में फिर आइएगा with new updates. And I like to now go to शहजाद कुरैशी साहब. शहजाद कुरैशी साहब जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग अपने आप के लिए नाम लेते हैं कि मैं एक रिलक्टेंट एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, यानी कि जबरदस्ती या किसी बेचारगी से मैं इस नेचर के ख्याल रखने में आया हूँ. वैसे तो मेरा एक बिजनेस बैकग्राउंड था, लेकिन इन्होंने ज़रूरत महसूस की अपने शहर में कि यहाँ पे पार्क्स और हरियाली को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, और इन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया कि एक छोटा पार्क जो है, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन एक पार्क इन्होंने लिया क्लिफ्टन में, और उसको अडॉप्ट करके वहाँ एक अर्बन फॉरेस्ट्री टेक्निक को अप्लाई किया, और फिर ये उसके एक्सपर्ट भी बन गए हैं, और अब इन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री कोalition बनाया है. तो मैं इनको दावत दूंगी कि ये उसके बारे में बताएं, और एक बहुत ज़बरदस्त जो टारगेट इन्होंने शहर के मुख्तलिफ अथॉरिटीज़, एजेंसीज और एकेडमिक्स और मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक एजेंडा चॉक आउट किया है, उसके बारे में हमसे बात करें. शहजाद कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है.
वालेकुम अस्सलाम। आवाज पहुंच रही है मेरी सब? जी हाँ। अच्छा, thank you again for giving me this platform. In a nutshell, obviously we started something 4 years ago. हमने एक effort शुरू की थी, एक मियावाकी फॉरेस्ट एक टेक्निक थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और उसके जब रिजल्ट थोड़े आना शुरू हो गए तो, और एक्चुअली बेहतरीन रिजल्ट आना शुरू हो गए, ऐसे रिजल्ट जो जिनका हमें दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि उससे हो सकती है वो रिजल्ट आ सकते हैं। खाली नेटिव स्पीशीज के साथ एक छोटा सा जंगल लगाया जा सकता है शहर के अंदर। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, इसको फैलना चाहिए। हमने एक पार्क को खुद अडॉप्ट करके फैलाने की कोशिश की, उसके बाद कुछ प्राइवेट लोगों ने हमें दरख्वास्त दी तो जी शहजाद, जी जी ये जो आपकी टेक्निक थी ना जो आप बता रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट्री की, और उसका जापानीज में भी आपने नाम लिया, इसके थोड़े से जो प्रिंसिपल्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो थोड़ा सा हमें तारुफ भी देते जाएं जी। कि उसमें तो क्या मियावाकी मेथड जो है वो डॉक्टर अकीरा मियावाकी साहब जो हैं, जापान बेस्ड एक साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी नेचुरल फॉरेस्ट की रीग्रोथ में लगाया है। और उनकी जो लर्निंग्स हैं कि जी किसी भी प्लैनेट के किसी भी हिस्से, किसी भी ज़मीन की अपनी एक पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन होती है, जिसको अगर आप इजाज़त दें फलने फूलने की, तो वो खुद ब खुद क्या रीवेजिटेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो वेजिटेशन वापस आ जाएगी। इट विल टेक इट्स ओन टाइम लाइन, लेट्स से 100 साल, 200 साल, 400 साल। अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन वहां से निकाल दें, लोगों को हटा दें वहां से, तो वो खुद ब खुद अपनी जगह वापस आ जाएगी, और बाकी तमाम स्पीशीज फ्लरिश करने लगेंगी वहां पे, जैसे ही आप इंसानों को हटाते हैं। तो उन्होंने फिर उसको समराइज किया कि अच्छा, वी कैन डू दिस, we can kickstart the same process and gain and sort of speed, give it that speed जो कि नेचर जो है eventually अचीव कर लेती है टारगेट। सो खाली नेटिव स्पीशीज उस जगह की ढूंढ के अगर हम उन्हें फॉरेस्ट फॉर्मेशन के तौर पे लगा दें, और ज़मीन को उसकी मिसिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर दें जो लोकली सोर्स्ड हो, तो ऑटोमेटिकली नेचर ये दिखाती है कि जी वो एक जंगल की तरह बिहेव करने लगती है, और उसकी ग्रोथ में अप टू 10 टाइम्स इजाफा हो जाता है। तो हमने तो होते हुए अभी देखा पिछले 4 साल में, तो हैरत अब भी होती है जब भी हम कोई नया फॉरेस्ट के पैच लगाते हैं, बड़ी तेजी से ग्रो करता है। सो उसको देखते हुए हम ये ख्वाब देखना मैंने शुरू किया कि यार अच्छा, ही तो कराची के जो हालात हैं उसमें तो अगर हम ये अपनी डेजिग्नेटेड स्पेसेस पे ये फॉरेस्ट जगह जगह लगाना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी हम कराची को ग्रीन कर देंगे। और जितना ज्यादा नेटिव स्पीशीज से ग्रीन किया जाए, उतना इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाता है, उतना क्वालिटी ऑफ एयर बेहतर हो जाती है, और वहाँ टाइम गुजारना आपके लिए एक्चुअली एक सेहतमंद एक्टिविटी बन जाता है। तो कोशिश की, बातचीत हुई, लेकिन 4 साल गुजर गए, वो इसमें मोमेंटम नजर नहीं आया इसकी अडॉप्शन में। फाइनली अभी 2 महीने पहले जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हो, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि जी वो अब मियावाकी मेथड के तहत लाहौर में जगह जगह ये फॉरेस्ट लगाएंगे, ताकि लाहौर का जो खोया हुआ सब्जा है, जो उसका ट्री कवर उन्होंने लॉस कर दिया, उसको वो वापस रिस्टोर कर सके। उसका एक पायलट उन्होंने लिबर्टी में करवाया भी, और लिबर्टी चौक के दरमियान 6 महीने में अगर आप उन दरख्तों की ग्रोथ देखेंगे तो आप हैरान होंगे। अगर आप हमारे लगाए हुए 16 इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो हमने किए पिछले 4 साल में, उनकी ग्रोथ भी मतलब किसी जादू से कम नहीं होती, इस कदर खूबसूरत है। लेकिन कराची फिर एक दफा वही हुआ कि कुछ पता नहीं कि यहाँ हु इज हेडिंग व्हाट, एक काफी लॉस सी सिटी है हमारी, और एक के बाद एक किसी ना किसी हम गम में मुब्तला रहते हैं। तो हिम्मत पकड़ी हम लोगों ने, एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ने मिलके एक कोलिशन बना लिया है, एक ग्रुप बना लिया है कि हम इस एक टारगेट को लेके चलते हैं कि जी कराची को ग्रीन करने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, एंड लेट्स ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इनसाइड। इस पे जो लोग जहाँ जहाँ एक्टिव हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म के अंदर ले आए, एक पॉलिसी, अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी बना लें कराची के लिए ओवरऑल, कि जी कहाँ क्या कैसे कैसे लगाएं, और जल्दी लगाएं, क्योंकि जितनी जल्दी दरख्त जो है जमीन में लगेगा उतनी जल्दी उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू होगी। गमलों में वो हाइट नहीं दे सकता, वो ग्रोथ नहीं दे सकता। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन अभी परसों ही हमने एक सेशन किया, समीता आप भी मौजूद थी, आमरा भी थी वहाँ पे। लेट मी शेयर इट विद यू क्विकली एंड देन I'll close, try to be as fast as possible.
Can you see the screen now? Yes, जी हाँ शहजाद, हमें स्क्रीन नजर आ रही है. आप जी. अगर 3 मिनट्स में रैप अप कर लें प्लीज. जी जी जी. सो कराची की लिवेबिलिटी पे हम छठे मोस्ट अनलिवेबल प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैं. एक और डेटा के मुताबिक अभी 2020 जून 2020 में हम 226वें नंबर में फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कराची हैं. इस रियलिटी को जरा समझ लेना चाहिए. हमारे ख्याल में तो हम सब बहुत ठीक रह रहे हैं, बट वो हम बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप हैं जो कि मुनासिब रह रहे हैं. हमारे अलावा जो बाकी 95-96% of the people who live in the city are living miserably most of the time. अगेन छठी पोजीशन की जो बिजनेस इनसाइडर ने ये डेटा पब्लिश किया था. एयर क्वालिटी हमारी अभी 3 दिन पहले मैंने चेक की तो हम 12वें नंबर में सबसे खराब जो एयर क्वालिटी है इन लार्जर सिटीज इन द वर्ल्ड. मौसमी जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं उसके हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत भी झटका आता है तो वो सबसे ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि हम एक बहुत ही अनप्लान्ड सिटी में हैं और वी कंटिन्यू टू बिकम एक अजीब सी रैंडम हैफेजेड ऑर्गेनिक ग्रोथ है हमारी, जिसमें कहीं भी किसी भी साइड पर हम चल पड़े और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हम ख्याल नहीं कर रहे. ख़ास तौर पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है. बारिशें हो गई तो जस्ट दिस लास्ट स्पेल उसमें 12 से 50 बिलियन रुपीस का नुकसान जो है लोगों ने कोट किया है. सिटी कवर करंटली जो हमारा ग्रीन कवर है, दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं उनके ग्रीन कवर जो है वो रेंज करते हैं 12 से 55% तक, और वो सब के सब अपने अपने ग्रीन कवर को डबल करने की तरफ जा रहे हैं. हम 2008 में एक रिसर्च के मुताबिक 7% से पे थे. इस साल मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी जो इस पे नजर रखती है उनसे पूछा तो हमारा ग्रीन कवर फॉर अर्बन एंड पेरी अर्बन एरिया जो है वो तकरीबन 1% है. तो एक इंतहाई अलार्मिंग स्टेज पे हम इस वक्त खड़े हैं. एयर क्वालिटी के खराब होने की वजह से जो जानी और माली नुकसानात हैं वो खाली 6 शहरों के इस साल जून तक के जो नुकसानात थे कंपनी ने असेस करके लगाया तो बिलियंस ऑफ डॉलर में $56 बिलियन का नुकसान खाली एयर क्वालिटी सही ना होने की वजह से. उसके अलावा उसमें जो डेथ्स हो चुकी हैं 98,000 डेथ्स जो हैं वो तकरीबन एयर क्वालिटी की वजह से. एयर क्वालिटी इज नाउ द बिगेस्ट किलर इन द होल वर्ल्ड. सारे डिजीजेस के ऊपर अब एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा है. तो हमने मैंने कुछ थोड़ा रैंडमली चेक किया कि भाई को बहुत ही फास्ट स्केल ग्रीनिंग का कोई प्रोजेक्ट आसपास नजर आता हो. बाकी बड़े शहरों में तो बहुत अरसे से चल रहा है. सो बीजिंग ने भी रिसेंटली सिर्फ 4 साल में 54 मिलियन ट्रीज लगाए एट अ कॉस्ट ऑफ 5 बिलियन ट्रीज, और उससे बेशुमार फायदा हुआ उन्हें. इतना अच्छा इतना फायदेमंद वो प्रोजेक्ट था कि उन्होंने अब उसको 50 मिलियन और दरख्त लगाने का काम शुरू कर दिया. फिर लोग कहते हैं नहीं वो तो चाइनीज है इसलिए वो ये कर सकते हैं काम, लेकिन हम उनसे कम नहीं है अगर हम करने का इरादा रख लें. बीजिंग की एयर क्वालिटी हमेशा से लोग बताते रहे बड़ी ख़राब है. उन्होंने जब से प्रोजेक्ट शुरू किया उसके बाद से जो है ना वो एयर क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो गई है. साथ साथ एमिशंस उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किए हैं. उन्होंने अपने कोल पावर्ड जो पावर जनरेशन थी वो सारी बंद कर दी आसपास की. अच्छा, जितना पैसा आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाते हैं उससे आपको कम से कम एक शहर को 20 से 25 गुना ज्यादा फायदा होता है. $1 आप खर्च करते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, आपको उसका $25 का फायदा होता है कम से कम शहर को ओवरऑल. लोगों की जाती जेब को शायद डायरेक्टली ना हो बट ओवरऑल. सो एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाती है, टेम्परेचर्स बेहतर हो जाते हैं, एयर क्वालिटी बेहतर हो जाती है, लोगों की हेल्थ बेहतर हो जाती है, फ्लड्स नहीं आते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. कुछ रेफरेंस के लिए मैंने ऐसे डाल दिए थे, कुछ देखा कि जी पार्क्स पे लोग कितने पैसे खर्च करते हैं. तो सिडनी 632 मिलियन, अटलांटा सैन फ्रांसिस्को 100 मिलियन, $127 मिलियन की बात हो रही है. पाकिस्तान में कराची का जो है वो पिछले साल 5 मिलियन था बजट, और हम मतलब छठे लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है बाय द वे, और 6 मिलियन शायद अभी 2020 में इन्होंने कर दिया है. कंपैरेटिवली लाहौर का मुझे सॉरी आपके पास 1 मिनट बचा है. जी. सो लाहौर में तकरीबन $22 मिलियन का बजट है पिछले साल का. सो थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए मैंने नंबर्स डाल दिए थे जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. कराची एट 6 मिलियन, लाहौर एट 22 मिलियन, और उसका फर्क आमतौर पे सबको नजर आता है.
So ये urban forest coalition हमने इसलिए बनाया कि let's take this dialogue into private people domain where we will invite everyone. तो हमने अभी जो एक छोटा सा सेशन किया जिसमें हमने सब लोगों को बुला लिया और everybody is excited. हम एक बहुत ही ambitious target देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 25% tree cover in by 2025 डेवलप करने की बात करते हैं. उसके पीछे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, उसमें जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, उन सब पे बैठ के हमने एक राउंड किया, लोगों से पूछा, उनके आइडियाज लिए और इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करवाने के पीछे हम भागेंगे. देयर इज एंड एवरीबॉडी इज ऑब्वियसली वेलकम. Everybody has to be part of this. So in a nutshell, this coalition is every citizen of Karachi, as well as every single organization which is working in this sphere. Let's join together, let's focus our energies in one direction and get this on the chart. 25% tree cover inshallah. Thank you. बहुत शुक्रिया, जबरदस्त टारगेट्स. और 25 का फिगर याद रखें कि अभी इन्होंने बताया है जैसे कि 1% से कम जो है हमारा ट्री कवर है, यानी सब्जा जो है कराची में वो उसके रकबे के लिहाज से 1% भी नहीं है पूरा, जबकि ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम 25% तक इसको लेके जाएं 2025 तक. तो 25% by 2025, नाइस टारगेट. इंशाल्लाह वी आर विद यू. काम करते हैं इस पे. और अब मैं चलूंगी अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ. मैडम आमरा जावेद जो है सीनियर मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ शहरी सिटीजंस फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, एक हमारी बड़ी अच्छी शहर की NGO है, बहुत इनका काम है. और मैडम आपके पास 8 मिनट हैं. अगर आप आपका वैसे तो बहुत माशाल्लाह नॉलेज है, लेकिन मुख्तसरन बताएं कि शहरी और आप लोग शहर के लिए क्या प्रपोज करना चाहेंगी. जी. एक्चुअली ये काम तो मैंने पर्सनली तो शुरू किया था, जैसे आपने पहले बताया कि 1988 में मैंने एक पहला पार्क जो बचाया अपने घर के पास, कि जो पार्क मैंने घर अपना प्लॉट खरीदा था उसके सामने पार्क था. और फिर जब मैंने घर बना लिया तो पता चला कि जी वो प्लॉट तो उन्होंने बाइफर्केट करके प्लॉटिंग करके बेच दिया फ्लैट्स के लिए. तो जो होता है उस पार्क को हमने सिक्योर किया और वो आज तक वो पार्क हमारा है. तारिक को पता होगा कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जब हुआ जबकि हमने कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी जो थी ये बिल्कुल एक अच्छी बस्ती की तरह थी, यहाँ पे सड़कें भी मेटल नहीं थी, तो हमने ये एक सोसाइटी बनाई उस वक्त. तो हमने इस सोसाइटी में बहुत काम करवाया. उसके बाद हमने इसी तरह मैंने नेक्स्ट एक एक्टिव पेरेंट एसोसिएशन बनाई जो होम इकोनॉमिक्स में, जो कि ऐसा हाल कि वहाँ पे इतना बड़ा जंगल रीड थी कि वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स चले जाते थे और बच्चियाँ कहती कि जी होते थे, बस निकलते थे. तो वो हमने उसको सारा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज को हमने उनको सारा रिवैम्प करके दिया. ये शहरी को ज्वाइन किया 1990 में, और पहले तो एज मेंबर एंड देन कोई 8-10 साल से एज एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड ट्रेजरर. तो इसमें हम शहरी में तो काम करती थी. एक प्ले ग्राउंड थी, उसको हमने मैक्रो हबीब को बंद करवाया और उसको ऑर्डर्स तो सुप्रीम कोर्ट के हैं कि आप रिस्टोर करके दें दैट प्ले ग्राउंड एज द प्ले ग्राउंड एज इट वाज. लेकिन अभी कर रही है बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं हमारे. यू कैन अंडरस्टैंड कि जिनके पास मैक्रो हबीब था. तो इसी तरह ये तो सब का शहरी कर रही थी. लेकिन 2015 की हीट वेव के बाद वी डिसाइडेड कि नहीं, हमें सिर्फ इसमें ही नहीं रहना, हमें शहर के अंदर कुछ इस तरह लगाने हैं पौधे और हमें उनके खिलाफ जाना है कि जो इंक्रोच करके बैठे हुए हैं. का है ये तो 1990 में 90 से केस चल रहा था. 1990 से केस चल रहा था और ये अब इस साल जाके डिसाइड हुआ है पूरा कि होल 62 एकर्स हैज बीन रिकवर्ड. क्योंकि अभी भी 7 एकड़ इन्होंने छोड़ दिए थे जो हमने पिछले 2 महीने में, वो 7 एकड़ भी हमने डिमोलिश करवाया जो कि स्कूल वगैरह था, फाउंडेशन स्कूल, वो भी इसके अंदर था. तो इस फायरिंग भी हुई, काफी नुकसान भी उठाया.
निसार बलूच आप सब जानते हैं, गट्टा बगीचा के किस्से में मारा भी गया। एक हमारा मेंबर जो उसके ऑफिस में आके उसके ऊपर फायरिंग की गई, वो आज तक बेचारा ही इज लीडिंग अ क्रिपल्ड लाइफ। तो इस तरह नुकसान तो बहुत उठाया, बट वी स्टूड देयर और हम लोगों ने पीछे नहीं हटे। और अभी हमारा गट्टा बगीचा का केस अभी तक चल रहा है इन हाई कोर्ट, एंड वी हैव अब सुप्रीम कोर्ट में भी हमने उसके लिए डाल दिया ताकि वो हमारे आ जाए हाथ में, ताकि वहाँ पे प्लांटेशन हो। अगर आपको पता हो, गट्टा बगीचा वाज 1600 एकर्स ऑफ लैंड, और वो उस जमाने में कराची की फूड बास्केट थी। आपको फ्रूट और वेजिटेबल सब वहां से गट्टा बगीचा से मिलता था, और वो ट्रीटमेंट प्लांट उसके अंदर था, क्योंकि पानी की उधर शॉर्टेज नहीं होती थी। अगर सारी वो इंक्रोचमेंट्स जो हुई साइट एरिया ने और सब की सब, हाउसिंग सोसाइटी अभी तक ये क्लेम करते हैं वसीम अख्तर के हमारी है और लीगल है, विच इज नॉट। अब तो कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं, दैट इज इलीगल। तो अगर हम अब रिकवर भी करेंगे तो उस 1600 एकड़ में से सिर्फ 600 एकड़ होगा। उस 600 एकड़ में से मैं सोचती हूँ कि अगर कम से कम हम 100 एकड़ भी उसको हम फिर दोबारा उसको फूड बास्केट बनाएं, दोबारा उसको वहां पे वेजिटेबल प्लांटिंग एंड फ्रूट फॉरेस्ट बना दें, तो हम कराची का जो मेन प्रॉब्लम है वेजिटेबल फूड बास्केट, जो हमें यहाँ पे वेजिटेबल्स इतनी महंगी मिलती हैं, तो हम वो जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने एक लेटर दिया था और उन्होंने ऑर्डर भी किया था टू क्रिएट मार्केट्स फ्रॉम फार्म टू मार्केट। तो मिडिल मैन को रिमूव करके तो हम अपनी पूरी जो कराची के लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं चीपर एंड फ्रूट्स, काफी जो फ्रूट्स यहाँ पे कराची सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरी बात है कि जब हम ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि जो हमने ये फ्लड्स के अंदर हमने सफर किया, क्योंकि इतना वो रन ऑफ द डैम्स का, उसको हम कैसे रोक सकें। उसको रोकने के तरीका यही है कि हम उसके नीचे कंसेक्टिव 2, 3, 4 जितने जरूरत हो लेक्स बनाएं, और लेक्स बना के उसके अंदर हम फिश भी इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि हमारी एक तो खाना हमें लोगों को मिल सके और सस्ता मिल सके और अबंडेंस हो इसकी खुराक की, फिश की, विच इज वेरी हेल्दी, और हमें लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दूसरा ये कि उसके रास्ते में वेलोसिटी ऑफ जो थी वो वाटर की, जिस तरह आपने कई वीडियोस देखी, जिस प्रेशर के साथ वो आया, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पैसेज के अंदर आप ट्रीज एंड हेजेस ग्रो करें, ताकि उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर को हम थोड़ा रिड्यूस कर सकें। इसी तरह जो अब ये क्लाइमेट चेंज का जो किस्सा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रही है, और जैसे शहजाद ने कहा एयर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले बात जो हम देखते हैं कि जी इसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदार तो उसका यही है ना कि हमारे यहाँ मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। खैर गवर्नमेंट करेगी, जो अब बन रहा है रैपिड ट्रांजिट BRT, और जो सर्कुलर रेलवे होपिंग के जी वो भी 6 महीने का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके अंदर आपने उसको चलाना है। और जो आपकी ग्रीन लाइन है उनका जो है वो उन्होंने कहा है कि जी नेक्स्ट मंथ के मिडिल में, और मेरा ख्याल है जनवरी के मिडिल में दे आर सेइंग कि जी जनवरी के मिडिल में हम BRT चला देंगे। तो ये चीजें हैं जो इस तरह हमारी ये रिड्यूस करेंगी। लेकिन एक सजेशन और है कि हमारे जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे हर एक में एक काउंटर होना चाहिए जिसमें कार पूलिंग का सिस्टम जो है वो इनकरेज कर देना चाहिए, to reduce the load on the roads, तो हमारा चार्ज जो है थोड़ा कंट्रोल हो सके। इसमें एक जी लास्ट एक चीज बहुत जरूरी बताऊंगी कि जो हम करना चाह रहे हैं ना, ग्रीनिंग ऑफ कराची, इसके लिए हमें सबसे जरूरी है, अब हम कल मिल भी रहे हैं गवर्नर साहब को भी और हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी, कि हमें पूरा पार्क्स डिपार्टमेंट रिवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि पार्क्स डिपार्टमेंट जब तक आपको हेल्प नहीं करेगा, आप उसको ना इतनी रैपिडली कर सकते हैं ग्रीन, और ना आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें उनकी हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है।
जी बहुत शुक्रिया अमरा साहिबा, बहुत अच्छे सजेशंस हैं और बहुत अच्छा आपका काम है। इंशाल्लाह आपकी तजावीज़ नोटेड हैं। और नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं यासिर हुसैन साहब। यासिर साहब, इफ यू कैन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, दैट वुड बी नाइस। और यासिर हुसैन जो है ये बड़े मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल हैं। वैसे तो मीडिया थियरी वगैरह से इनका इनिशियली ताल्लुक था, लेकिन इन्होंने अर्बन फार्मिंग सीखी और भी बहुत इन्होंने काम किया। और पिछले 1-2 साल से इन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एक्टिविज्म है, जिसको दुनिया में क्लाइमेट एक्टिविज्म कहा जा रहा है, और यंग लोग इसमें आगे हैं पूरी दुनिया में, तो इसको इन्होंने लीड किया। और हमारे कराची में पहली क्लाइमेट मार्च हुई थी पिछले साल, इनका बहुत बड़ा उसमें किरदार था उसको ऑर्गेनाइज करने में। और इन्होंने बड़ा अच्छा एक मुस्बत एजेंडा भी बनाया कि कैसे क्लाइमेट एक्शन कराची में लिया जा सकता है। तो यासिर, ओवर टू यू, प्लीज कुछ शेयर कीजिए। Thank you everybody. I have to shut off my camera क्योंकि माइक जो है मेरा जरा वीक है। ठीक है, चले, हमने आपको देख तो लिया। जी बोलिए। सलाम जी वालेकुम सलाम। ओके अच्छा, तो बड़ा मज़ा आया फिल्में देख के और सब दोस्तों से हालात के बारे में सुनकर। शहजाद साहब, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया कोalition में अपने। आमरा साहिबा, हमको जो है ये प्लान बनाना है और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेटवर्क पूरे कराची में, और दीगर दोस्तों के साथ ये बातें होती रहती हैं मेरी। तो जब हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा हम इस पे गौर करते हैं कि नेचर किसको कह रहे हैं और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, आप दरख्त लगाएं वो कम हो जाएंगी। ओके ग्रेट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। आपके जो दरख्त हैं वो आपकी हवा साफ करने की मशीनें हैं। अच्छा, तो that's one example। अच्छा, लेकिन अगर आप वाकई देखें तो फॉर एग्जांपल अभी जो है ना मौसम बरसात का ख़त्म हो रहा है और ख़िज़ां का मौसम जो है वो आ रहा है। हवा में आप महसूस कर सकते हैं कि नमी चली गई है, खुश्की आ गई है, हवा की डायरेक्शन इधर से उधर चेंज हो रही है और हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपकी बर्ड्स का मिक्स है, चिड़ियों का मिक्स है, ठीक है, कीड़ों का मिक्स है, एंट्स का मिक्स है, वो सारा का सारा सीजन वाइज चेंज हो रहा है। और मैं मानसून में यहाँ अपने घर के आगे 7 चिड़ियों को पहचानता हूँ, तो नाम ले सकता हूँ। तो अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं रह गई हैं पीछे। जैसा कि दीगर लोगों ने भी कहा कि ये हुआ क्या है, तो ये 2-3 जनरेशन ऐसी हैं जो कि सिर्फ सीमेंट के बॉक्सेस में रही हैं और यहीं पे पली बड़ी हैं। तो उनको जो है, जिसको हम ट्रेडिशनली नेचर कहते हैं, उससे वो बहुत दूर है। तो अब हम जब अर्बन एनवायरनमेंट में देखते हैं तो अब हम किस चीज़ को नेचर कहें, ठीक है, ये बहुत गौर तलब बात है। तो मेरा इसमें थिंकिंग जो है वो ये है कि जनाब, जब आपने ज़मीन पे शहर बना दिया, सो इट इज़ ऑलरेडी एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। अब जो आप ग्रीन एरियाज बना रहे हैं, दीज आर नॉट व्हाट यूज्ड टू बी देयर, ये आपके आर्टिफिशियली इरिगेटेड एंड सो ऑन। इनफैक्ट ऑल ऑफ आवर एग्रीकल्चर, सारा हमारा एग्रीकल्चर जो इरिगेशन बेस्ड है, इट्स नॉट अ नेचुरल सिस्टम। यानी जब आपने दरियाए सिंध को इरिगेशन की कैनाल्स निकाल के चेंज कर दिया, so it's already an artificial system जिसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा हो गई है। अब उसका स्केल इतना ज़्यादा हो गया है ग्लोबल लेवल पे कि अब नेचर भी ख़तरे में है, जानवर भी ख़तरे में हैं, इंसेक्ट्स भी ख़तरे में हैं और ह्यूमंस भी ख़तरे में हैं। तो जिसको कि हम जिसका एक झलक हमने कोविड में देखी कि अगर वर्ल्ड वाइड कोई बड़ा कोई एक्सीडेंट या डिजीज या क्राइसिस होता है तो उसको हम कैसे डील करें। सो इन अ वे जो कोविड का भी वक्त गुजरा है, ये इट्स अ फोर रनर। ये हमको आगे का दिखा रहा है कि
कि जब वाकई क्लाइमेट चेंज के असरात होंगे, जब वाकई समंदर ऊपर चढ़ के आ जाएगा शहर के अंदर, जैसा कि आपने नया नाज़िमाबाद में देखा, जो झील थी आपकी, वहाँ पे आप घर बनाएंगे तो क्या होगा, जब बारिश होगी पानी फिर से आ जाएगा। तो अगेन यू सी नेचर इज वर्किंग देयर। आपने नेचर बेस्ड सोल्यूशन वहाँ नहीं लगाया, इनफैक्ट यू डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड सो ऑन एंड ऑन। तो मैं एग्जांपल दे रहा था नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जनाब, सॉरी यासर, हमारा टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगर आप खास अपना क्लाइमेट एक्शन के जो आपके डिमांड्स थे उसके ऊपर डायरेक्टली आ जाएं, उन नुकात पे बात कीजिए प्लीज, आपके पास 2 मिनट हैं। ओके, तो मैं जो हूँ डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो गवर्नेंस के हवाले से है, कराची मास्टर प्लान के हवाले से है। उसकी मास्टर प्लान तो बनते हैं, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक पार्टिसिपेशन का अंसर ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि उससे फ़ायदा उठाना होता है लोगों को। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन is a must for every committee, क्योंकि उसके जो beneficiaries हैं they should be sitting at the table, one. Second चीज़ ये कि इसमें there is a power element, तो हमको जो we have to हमें जो है जो powerful लोग हैं उनको address करना पड़ेगा, and we have to come out on the streets. तो जो ग्रीन पाकिस्तान कोalition हमने बनाया है उसमें हम लॉज का भी डील कर रहे हैं, एंड वी आल्सो प्रिपेयर टू शो अप, जैसे कि सिपा के ऑफिस हैं, जैसे कि DHA के अभी जो ऑफिस था वहाँ पे हम मौजूद थे। तो 4 चीज़ें हैं जिनको कि हमने 1 साल पहले, यानी पिछली जो क्लाइमेट मार्च थी उसमें हमने कहा कि सबसे पहले आप क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करें, यानी आप रिकग्नाइज करें, इंक्लूडिंग इन द कराची मास्टर प्लान, और कैंट, KMC, सीपा, SBCA, KWSB, इन सब के जो एक्शन प्लान हैं उनके अंदर क्लाइमेट क्राइसिस एज एन इमरजेंसी उसके क्या मेजर्स हैं होने ज़रूरी हैं। दैट्स 1। 2 वो ये कि लो कार्बन इकोनॉमी, क्लाइमेट जस्टिस का एस्पेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले इट्स द पुअर पीपल हु गेट अफेक्टेड। जस्ट मूविंग ऑन क्विकली, अब इसमें जो मेन इश्यूज हैं वो हमारे दे आर द सेम, ये वही चीज़ें हैं, ड्रेनेज, पानी, सीवेज। इसमें से बहुत से नेचर बेस्ड सोल्यूशन इसमें ये होगा कि जनाब आप इसको रिसाइकिल करें 100%, गो टू जीरो वेस्ट। नाउ अब जीरो जो वेस्ट है ना, जीरो को आप पहले सबसे आप ये कहें कि जनाब जहाँ तक सॉलिड वेस्ट का ताल्लुक है, जीरो वेस्ट मीन्स कि आपके कोने पे कचरा ना हो, फिर आप उसको जो है ना रिफाइन करते जाएं, और कि जो रिसाइकलिंग है वो बढ़ती जाए। दूसरा, सर आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर लें अपना डॉक्यूमेंट जिसमें आपके डिमांड्स हैं, तो दैट विल बी नाइस। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है एफॉरेस्टेशन का, और जैसा कि शहजाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खास तौर पे जो हीट वेव आई थी उसके बाद से जो प्लांटेशन में ने जोर पकड़ा है, क्योंकि उससे पहले कौन कर रहा था प्लांटेशन, लेकिन जब 2000 लोग मरे तो उसका असर अभी तक हम देख रहे हैं। इनफैक्ट ये सुनामी बन गई है। सो मैं क्रेडिट दूसरे लोगों से लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जब तक हमने सफ़र नहीं किया, जब तक कि वो फटा नहीं, वो नहीं हुआ। इसी तरह से अभी हम पिछले साल और इस साल हमने देखा, कैन यू सी माय डॉक्यूमेंट नाउ? डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है आपको? जी। ओके, and you have a minute to wrap up please. ओके, तो so ecological restoration and afforestation, यानी कि मैसिव स्केल पे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए आप प्लांटेशन करें। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है एमिशंस की, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विच मीन्स कोल। ठीक है, कोल की जो एमिशंस होंगे, एनर्जी इंडस्ट्री, ये और सीपा, इनका गहरा ताल्लुक है। सीपा जो है ना, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन,
جیسے کہ SCBA ہے, KWSB ہے, ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ان کے ہونے سے بلکہ انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہی ہے, کیونکہ جو یہ کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. سیکنڈلی, آپ ایمیشنس کا سے آپ کو ایکچولی سوئچ کرنا ہے ٹورڈز الیکٹرک وہیکلس, EVs. ویسٹ مینجمنٹ کا میں ذکر کر چکا ہوں, اور اس میں بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ سالڈ اور جو آپ کا سیوریج ہے اس سے بہت ساری چیزیں آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, ریسائیکل کریں, اگین نیچر بیسڈ سولوشنز. اسی طرح سے انرجی ریسورسز اور فاسل فیول کو یو ہیو ٹو فیز آؤٹ. لیکن آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ we have to show up in places saying that we are the public and we demand that SEPA change its Director General and that the Environment Ministry, Sindh کی جو Environment کی Ministry ہی نہیں ہے. We have an advisor جو کہ Information کی بھی advisor ہیں, کبھی وہ respond ہی نہیں کرتے ہیں کہ SEPA میں کیا ہو رہا ہے. In fact, I think ان کے بیچ میں ایک بریک ہے کہ he does not want to deal with SEPA. حالانکہ there is a letter saying کہ SEPA کے جو Director General ہے ان کی انکوائری ہو رہی ہے, بٹ ویئر از دیٹ انکوائری, ویئر از دا ریزلٹ. سو یہ یہاں پہ وی ہیو ٹو شو اپ اینڈ ٹیل دیم یو بیٹر ڈو دس. تھینک یو. اوکے, بہت شکریہ یاسر حسین. انہوں نے اپنے کلائمیٹ ایکشن کے بارے میں ڈیمانڈز بتائیں. بہت اچھی پلاننگ ہے, بہت اچھی سوچ ہے, اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ انہوں نے, ہم پہلے جو بات کر چکے ہیں کہ ایک ماسٹر پلان ہو شہر کا جس میں ساری یہ پلاننگ جو ہے وہ شامل کی جائے, اور ایک مثبت سوچ ہو, ایک وسیع سوچ ہو جس میں سارے کنسیڈریشنز شامل ہوں اور آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہو. اس میں یہ بھی نشاندہی ہو کہ کون سے ڈپارٹمنٹس کس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور وہ آپس میں کوآپریٹ بھی کریں اور پلاننگ کے تحت بجٹس ریلیز ہوں, نہ کہ ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج آئے جو صرف ڈورمنٹ پروجیکٹس کو اور مزید ایسے پروجیکٹس کو جن کی کوئی ری اسیسمنٹ نہیں ہوئی اسی میں اور کانکریٹ اور اسٹیل کے آپ budgets release karte jaएं. So that is one of our demands, and we'd like to wrap up in a few minutes, but I have a surprise guest with us. Nadeem Mir Beher Sahab ایک ecologist ہیں, اور میں ان کو جو ہے 2 منٹ دینا چاہوں گی کہ اگر ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ایپیسوڈ کریں گے جس میں وائلڈ لائف اور مرین اسپیشیز کے بارے میں بات کریں گے, تو اس میں ان سے زیادہ مزید بات ہو سکتی ہے. لیکن ندیم میر بہر صاحب, آپ کوئی اپنے چند منٹ میں اپنے تجاویز پیش کریں گے کراچی کے لیے؟ تھینک یو سمیتا فار دس اپرچونیٹی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو بہت ساری باتیں سنی, انٹرسٹنگ باتیں بھی سنی میں نے, اور دس از گریٹ ٹائم کہ آج جو ہے نا سب لوگ ایک ویو لینتھ پر ہیں اور سب لوگ جو ہے نا سوچ رہے ہیں کراچی کے انوائرمنٹ کا, گرین انوائرمنٹ کا, اور کراچی کی جو لائف ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیٹس امیجن کہ میں کراچی جو ہے وہ جیسے شہزاد صاحب نے بتایا, شہزاد بھائی نے, کہ کراچی کا جو ہم نے ایک اسیسمنٹ کی تھی کراچی میں 2008 میں, اس کے اندر جو ہے ہمیں تقریباً 7% جو ہے ویجیٹیشن کور ملا تھا, ٹری کور جو ہے کراچی کا, گرین کور جو ہے. لیکن ابھی شہزاد بھائی نے شیئر کیا کہ ابھی جو ہے نا وہ 1%, ہارڈلی جو ہے نا 1% رہ گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ کراچی میں پلانٹیشن مسلسل ہو رہی ہے, اور جب ہم نے 2008 میں اس کا 7% ٹری کور فائنڈ کیا تھا GIS ٹیکنالوجی کے ذریعے, تو اس کے بعد مسلسل پلانٹیشن ہو رہی ہے, لیکن اس کا جو ہے نا انکریز نہیں ہوا ایریا, گرین کور انکریز نہیں ہوا لیکن ڈیکریز ہوا ہے. تو میرا جو اس میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جی کراچی میں جو ہے نا ٹری کٹنگ ہوئی ہے, یا ڈیولپمنٹ, اربن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہی ہے, یا یہ کہیں کہ کنکریٹ جو اسٹرکچرس ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں, اس لیے جو وہ ویجیٹیشن کور تھی وہ کم ہو گئی, اس میں کم نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو جو کراچی کے لیے گرین کور کے لیے سوچا جا رہا ہے اس میں مجھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے دیٹس مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ. اگر آپ کے پاس اچھی پلاننگ بھی ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں یہ کر لیں, لیکن اگر مینجمنٹ نہیں ہے اس کی, اور اس کے آپ جو ہے نا جیسے پہلے ہمارے ایک
पैनलिस्ट ने बताया कि जो शहरी से पैनलिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने बताया कि जो कराची जो हार्टिकल्चर एंड पार्क्स डिपार्टमेंट है वो इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन कराची। तो मुझे ये बात जबरदस्त लगी, क्योंकि देखें हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और कराची के जो हमारी आबादी जो है ना वो तेजी से बढ़ रही है, और उसमें डेवलपमेंट भी तेजी से हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से ग्रो कर रहा है, और इंडस्ट्रीज भी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन हमें क्या, हम देखें कि ग्रीन कवर इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो जो मैंने 2008 में पढ़ा, उससे पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था कि दुनिया में जो है ना वो ग्रीन आर्किटेक्चर जो है ना वो उस पर लोग बेस करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या कराची के अंदर हमें जो है ना ये इस तरह की सोच नहीं है। अर्बन प्लानिंग में जैसे कोलेशन जो अभी नदीम मीर बहर, बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी वी रन आउट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे एक और एपिसोड में किसी वक्त। और बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स शेयर करने का। I'd like to take a few more comments from Rafiul Haq साहब। Rafiul Haq साहब, प्लीज आप अगर वीडियो ऑन कर लें अपना। जी, रफीउल हक साहब जो हैं वो एक सीनियर इकोलॉजिस्ट हैं, अर्बन फॉरेस्ट कोalition में भी शामिल हैं। अगर आप अपने चंद कमेंट्स देना चाहें, हम उसके बाद कंक्लूड करेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाएंगे। जी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन रहा, बड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहा। इसमें थोड़ी सी 2-3 चीजें हैं ऐसी। तारिक भाई की जो प्रेजेंटेशन थी वो मुझे ज्यादा, चूंकि मैं उस फील्ड से मुंसलिक हूँ और उनका काम बड़ा जबरदस्त है। 2 इमेजेस उन्होंने बताई थी खिपरान वाला के सिलसिले में। तो मैं फोरम को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर हम ओवरलैपिंग सिचुएशन का शिकार हैं। एक्चुअली अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दें तो मैं आपको वो सिचुएशन समझा सकूंगा बहुत आसानी से। ये एरिया जो मैंग्रोव का है ये 1958 में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ था, ये बाय नोटिफिकेशन। इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के को जो है 1973 में बाय नोटिफिकेशन पोर्ट कासिम अथॉरिटी को 64,400 हेक्टेयर्स लैंड हैंड ओवर कर दिया गया। अब जब लैंड यानी ये जमीन हैंड ओवर कर दी गई ताकि इसमें शिप चल सके और इसकी चैनल्स को वो मैनेज कर सके, लेकिन कंफ्यूजन ये रही कि उसमें ये क्लियर नहीं लिखा हुआ था और लोग जो आए तो चेंज होते गए कि जब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर देते हैं एक मर्तबा तो उसकी जुरिसडिक्शन जो है ना हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रहती है अनटिल अनलेस उसकी डी नोटिफिकेशन ना हो। यानी आप प्रोविंशियल असेंबली में जा करके ये कहें कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है अब इसकी अहमियत कम हो गई है, इसको डी नोटिफाई करा दिया जाए। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से वॉच एंड वार्ड सही तरीके से नहीं है या ये जो रिमूवल ऑफ वुड हो रही है अनसस्टेनेबली, दिस इज अलार्मिंग। ये इसके नोटिस लेने चाहिए। ये दो हम सब के सब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं बल्कि अपने राइट्स की बात करते हैं। सो PQA is claiming the right कि this is my property, but they don't have a mechanism, a tool to exercise their powers if they claim so. लेकिन alternatively सिंध फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इसको हैंडल करने के लिए मौजूद है। सो ये जो है ना एक कंफ्यूज सिचुएशन है जिसको के दोनों फरीकों को बैठ करके मानना चाहिए। और इत्तला के लिए फोरम के कि ये जो हमारी पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो हमारे ये मैंने 50 किलोमीटर कहा था, ये 72 किलोमीटर की स्ट्रेच है कराची की कोस्ट लाइन। इसमें 7% ऑफ द इंडस डेल्टा मैंग्रोव आते हैं। ये दे कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ द मैंग्रोव। सो दीज 7% आर द 7% कंट्रीब्यूशन टू द ऑक्सीजन सोर्स ऑफ कराची। तो ये एक बहुत जबरदस्त रिसोर्स है और बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज और, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं, जब हम आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम लैंड कवर या एरिया या पर स्क्वायर फीट कवरेज को हम पहले इंपॉर्टेंस देते हैं एंड देन वी गो फॉर अदर एमेनिटीज, और वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कुछ अर्सा पहले जब यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल
जी 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 अगर आप 1 मिनट में कंक्लूड कर लें जी। बस मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ। ये हर साइज ऑफ प्लॉट जो रेजिडेंशियल प्लॉट होते थे ना, इसका कुछ परसेंटेज कवर कर सकते थे आप। अब आप जाएं, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप जाइएगा, आप ट्रेवल करें, जो फ्लैट आपने बने हुए देखे हैं वो फुटपाथ के ऊपर 3 फीट आगे जो है ना इंक्रोच कर रहे हैं। जो मकान बने हैं उनकी बालकनियां जो हैं वो अब रोड साइड पे इंक्रोच कर रही हैं। तो आप दरख्त अगर लगाएंगे भी ना, तो कल को दरख्त आपकी बालकनी से वो स्ट्राइक करना शुरू होगा, आप कहेंगे चोर इस पे चढ़ के आ रहा है, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होगा। सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, इनकलकेट करें उन तमाम चीजों को, उन निटी ग्रिटीज को कि जो हमें प्लांटेशन से अर्बन एरियाज में रोक रहा है। और बेहतर तरीका ये है कि उस एरिया को प्रायोरिटाइज करें जो नॉन कन्फ्लिक्टिंग है। जैसे मेरे पास एक जो आजकल नॉन जनरल ट्रेंड है कि पेरी अर्बन एरियाज को जो है ना वो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, ताकि पेरी अर्बन एरिया को जो है ना, यानी अर्बन एरिया की सराउंडिंग को जो है एज एन ऑक्सीजन सोर्स के तौर पर जो है डेवलप किया जा रहा है, जो बड़े बड़े मेगा सिटीज के प्रोजेक्ट में। With these words, I really thank you very much, and it was a very interesting session. I appreciate ये आपके जो effort है ये बहुत productive है, and I think it keep on doing things इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर, आपके सजेशंस में जरा आपसे बात पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल में ये पेरी अर्बन एरियाज की आपने बात की, यानी कि शहर की जो बाउंड्री है, उसकी जो सरहद है, उसको हम कहें कि यहाँ पे हम यहाँ प्लांटेशन कर भी सकते हैं, जगह भी है, हमारे पास कोई वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि किसकी मिल्कियत है। और दूसरा ये कि फिर हमें कभी शहर से के स्केल से बढ़ के भी देखना पड़ेगा, कोई रीजनल प्लानिंग जिसे कहते हैं, उसको भी हमें शहर की प्लानिंग के साथ इंटीग्रेट करना होगा। दूसरा जो बात हुई कंजर्व करें एरियाज को, बिल्कुल नेचर कंजर्व्स बना लें, नेचर रिजर्व्स बना दें, प्रोटेक्टेड एरियाज जिन्हें कहते हैं हम, तो उनको फिर इंटीग्रेट उस प्लानिंग को भी इंटीग्रेट करना होगा। और तीसरी बात, और सिटी का जो मास्टर प्लान होता है, डोंट यू थिंक कि वो एक अच्छा स्टार्ट होगा हमारे लिए कि हम कराची में एक प्रेशर लाएं कि भाई मास्टर प्लानिंग को रिवाइव किया जाए और उसको नोटिफाई किया जाए? बहुत जरूरी है ये, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो मास्टर प्लान है उसका कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट है, जो जिसके पास लैंड होल्डिंग ही 35% ऑफ द सिटी है। तो आप 35% शेयर होल्डर को कैसे रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं? दिस इज इलॉजिकल। सो इट हैज टू बी अ सॉर्ट ऑफ अ गवर्निंग बॉडी जो यूनिफाइड हो, जो उसकी रिस्पॉन्सिबल हो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। लॉर्ड फेयर के हमारा कुछ मसाइल जो हैं वो बार बार वही मसाइल आते हैं कि भाई किसकी मिल्कियत है, कौन से जुरिस्डिक्शन वगैरह जो है उस पे क्लेम्स आते हैं, और एक यूनिफाइड सिविक एजेंसी एक नहीं है हमारे पास। So it's a very interesting point, thank you. And now quickly we are already above time, but let's go to some questions and answers. हमारे पास एक क्वेश्चन तो आया था ऑडियंस की तरफ से कि कौन से एरियाज को फिर हम कंजर्व करें। तो आई थिंक तारिक साहब ने काफी अच्छी तरह नक्शे पे भी आपको दिखाया। अगर किसी और पैनलिस्ट का कोई सजेशन हो, शहजाद कुरैशी, रफीउल हक साहब, नदीम मीर बहर, एनीवन एल्स, कि कौन से एरियाज को हम प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करें, तो बताइए जरूर, या फिर अगले सवाल पे चलते हैं। मैं एक चीज अर्ज करूंगा, ये कंफ्यूजन हो जाएगी। हम प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसका एक ये जो टेक्निकल वर्ड है, जैसे आप कहीं बिल्डिंग के प्लान लेकर के जाते हैं या कोई वो करते हैं, दिस इज प्रोटेक्टेड मींस इट हैज टू फॉलो सर्टेन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया। तो हम लोकल प्रोटेक्शन दे सकते हैं या लोकल रिजर्व बता सकते हैं, it would not be given the nomenclature of protected area. तो वो हम उसको प्रोटेक्ट जरूर कर देंगे, यानी उसकी प्रायोरिटाइज एरिया कह सकते हैं, या इस तरह के कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें उससे कन्फ्लिक्ट करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो कहीं पे भी समिता रफीउल साहब, एक जो तारिक साहब ने बात की थी कि ऑलरेडी जो पूरा डेल्टा है वो एक रामसार साइट है,
اور عام طور سے ہم کراچی کو ہم امیجن نہیں کرتے کہ یہ انڈس ڈیلٹا کا حصہ ہے، لیکن یہ ملیر اور لیاری ریورز جو دو ہمارے پاس ہیں یہ بھی پیرینیل ریورز تو نہیں رہی، لیکن ایک زمانے میں سنا تھا کہ یہ انڈس ڈیلٹا کا ایک جیتا جاگتا حصہ تھی، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو بایو ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے وہ بہت ہی رچ ہے اور زبردست ہے. اور میں پڑھ رہی تھی کہ جو گلوبل ایکو ریجنز 200 کی لسٹ ہے، یعنی کہ the most biodiverse regions on the planet، اس میں جو 3 ریجنز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں جو انٹرنیشنل لسٹ پہ ہیں، اس میں یہ پورا ڈیلٹا کا حصہ شامل ہے جس میں کراچی بھی آتا ہے. تو یہاں کے چرند پرند پودے انسیکٹس اور ڈفرنٹ اسپیشیز جو ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ وائلڈ لائف پہ ایک اور ایپیسوڈ کریں گے، لیکن یہ بہت امیزنگ فیکٹ ہے جو ہمیں عام طور سے نہیں پتا ہوتا. تو جی سر رفیع الحق صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل آپ نے یہ درست فرمایا. میں نے عرض کیا نا کہ اس کو نیشنلی ریکگنیشن بھی ملی ہے. رامتھر تو 1971 میں ریکگنائز ہوئی نا، یہ 1958 میں پروٹیکٹڈ فارسٹ ڈکلیئر ہے آلریڈی. تو یہ نہیں اس وقت تو ویسٹ لینڈ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں، لیکن اس وقت منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر فیڈرل منسٹری جو ہے اس کو ہینڈل کرتی تھی، اور اس ایریا کو پروٹیکٹڈ فارسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو اور یہ ایرڈ زون کا طارق بھائی نے بتا ہی دیا، ایرڈ زون کا سب سے بڑا چنک ہے. وی ہیو 4 اسپیشیز، اور ریکارڈ میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 7 اسپیشیز ہوتی تھی، بٹ 4 آر اسٹل دیئر. انڈس ڈیلٹا ابھی بھی پروڈکٹیو ہے، بس اس کے اوپر اور 500,000 پیپل آر لیونگ آن اٹ اور اٹس ریسورسز. 500,000. اگر ہم دریائے سندھ کو روک دیں، ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جی ایک قطرہ بھی پانی سمندر میں نہ گرے، تو یہ ایک نائیو آئیڈیا ہے، اور اس سے half a million پیپل جو ہے نا افیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ایکو ٹورزم جو ہے اس میں صرف ایک I would like to add one point on this, especially جو طارق صاحب نے بھی فرمایا. ایک ہے unplanned development، اور دوسرا یہ ہے کہ we have a number of policies, plans. یہ پیپر میں تو declared ہیں areas, but there are no plans for effective implementation of those plans. ہم لیگ کر رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ اگر رامسر سائٹ ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے آٹومیٹیکلی نہیں، بلکہ اس کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن پلانز کی ضروری ہے. جیسے طارق صاحب نے یہ بڑا زبردست ان کی ڈیپ ریسرچ ہے. تو اگر ان پلانڈ ڈیولپمنٹ اور یہ جو کئی ڈیکیڈز اولڈ ٹریز ہیں، اگر ان کو ریموو کر کے ہم کہیں کہ ہم یہ فریش پلانٹیشن کر کے تو ایکو سسٹم کو بیلنس کر سکیں گے، تو یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا ہم نے اکنامک ویلیویشن کی ہے. یہ جو مینگرووز ہیں، تو اگر ہم 1 ہیکٹر مینگرووز کا پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ $1,300 کا بینیفٹ لے کے آ رہا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ پلان کے اندر ایڈ کرنی ہوگی، تب جا کے اور ایفیکٹو امپلیمنٹیشن. ایک لاسٹ پوائنٹ ہے بیسٹ کیپٹ سیکرٹ. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ریسنٹ 5-6 سالوں میں ڈیگریڈیشن کو ہم نے ضرور ایکسپیرینس کیا ہے، بٹ اپ گریڈیشن کو بھی ہم ٹچ کرنا چاہیے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہیز ڈن ونڈرز. اگر آپ آج جا کے دیکھیں جو یہ ایریا بدین، یہ جو کیٹی بندر کا ایریا ہے، اس میں thousands of hectares have been added in the new plantations. تو وہ نیو فارسٹ ایک قسم کے ایڈ ہوئے ہیں جو کہ بڑا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے لیا ہے، اور یہ پارٹنرشپ کو پروموٹ کرنے کا، اور طارق صاحب کا اسپیشلی جو کام ہے، اور اسپیشلی اس سے ہمیں گریٹ بینیفٹ ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی طارق بولیے. سوری ممبر صاحب. تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب. اینڈ رفیع بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ کیٹی بندر کا ٹور دیا، اور بہت کچھ سمجھ میں آیا اس میں. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پیڑ اور یہ جنگلات بچائے جائیں، اور ایسی پالیسیز لائی جائیں جس میں سسٹینیبل ایگزسٹنس آف ہیومن کمیونٹی ان دس
can be done. Unfortunately, मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि डेवलपमेंट सस्टेनेबली नहीं की जा सकती. ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ किया जाए ब्रॉड विजन के साथ किया जाए. इंसानों को के लिए रहने की जगहें होनी चाहिए, इंसानों के लिए कारोबार और ज़िंदगी और रोज़मर्रा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए, मौके होने चाहिए. मगर ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पास कुदरती एसेट्स और कुदरती तोहफे जो मिले हुए हैं हमें, और कराची को अभी तक बहुत मिले हुए हैं. कराची की ये लंग्स हैं और इनको बचाया जा सकता है, और ये हमारे पास अभी मौका है कि हम इनको अपनी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए कुछ ना कुछ छोड़ सकते हैं. मगर अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया और चुप रहे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे. तो इसका बहुत ज़रूरी है सुमिता कि जो कुछ भी हो बराबर तवाज़ुन के साथ हो, बैलेंस तरीके से आगे बढ़ा जाए, और दोनों उल्टा और सीधा हाथ एक साथ बैलेंस नज़र में रखा जाए, बैलेंस करके. यू कैन नॉट स्टॉप. ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, कराची की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही हैं, तो मगर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस के हम मिल के कुदरत के साथ और खुदा की जो देन है हमारे पास उसके साथ मिल के जीते रहें और आने वाली नस्लों को कुछ अच्छे माहौल में परवरिश और दें. ना हम पे लानत. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. समिता जी, इफ यू अलो मी, मुझे जी समिता जी, इफ यू अलो मी, आपने प्रोटेक्टेड एरिया की बात की, फॉरेस्ट की बात की, तो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि जो मैंग्रोव्स हैं इंडस डेल्टा में इंक्लूडिंग कराची, वो ऑल द ट्रीज, होल द फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड. और उसमें जो है 2010 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया हुआ है, और उसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन है, ट्री आप नहीं काट सकते. ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मेरी ये सजेशन जो कराची और दूसरे अर्बन जो एरियाज हैं उसके लिए ये है कि जितने भी ट्रीज अवेलेबल हैं इन सबको, मैंने एक पहले बात की थी मॉनिटरिंग वाली और मैनेजमेंट वाली, और सब ट्रीज को नंबर करें, और जितने ट्रीज हैं उसको नंबर करें और लिस्ट दें और कोऑर्डिनेट्स दें उनको, ताकि आप जो है ना उनको क्विकली मॉनिटर कर सकें और उसकी जो है ना एक प्रोटेक्टेड उनको डिक्लेयर करें, और उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म आए कि भाई आप जो है ना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें आप स्ट्रीक को जो है ना कोई उसको टच न कर सके. तो जब तक आप इसको मॉनिटर नहीं करेंगे और मैनेज नहीं करेंगे, एक तरफ से पौधे लगाए जाएंगे, दूसरी तरफ से जो है ना कुछ लोग उसको पौधों को काटते रहेंगे. तो ग्रीन कवर इंक्रीज करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए, जैसे तारिक साहब ने कहा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल दैट, बट उसके लिए हमें जो है ना वो टूल्स और मैकेनिज्म्स जो है ना टूल्स और मैकेनिज्म हमें उसके लिए अप्लाई करने पड़ेंगे. थैंक यू. ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम. अच्छा पॉइंट था, और आई थिंक इसी के साथ मैं आखिरी क्वेश्चन ऑडियंस का आप लोगों को देती हूँ कि वो ये था कि क्या जो आम शहरी हैं उनको किसी ओवरसाइट या वॉच ग्रुप में मुनज़्ज़म किया जा सकता है? क्या उससे कोई हेल्प मिल सकती है सारे को, क्योंकि जो ग्रीन एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही. तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? शहजाद, आप क्या कहेंगे? आप क्या कीजिएगा प्लीज. जी, मैं कह रही थी कि ये बात हुई थी कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही, और काफी चीजें हैं जो कि खत्म हो रही हैं. फॉरेस्ट और पार्क्स जो हैं उन पे कब्जा भी हो जाता है, ओवरनाइट दरख्त काट दिए जाते हैं. तो क्या कोई लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई सिटीजन्स वॉच ग्रुप्स या ओवरसाइट कमिटीज इस किस्म की हो सकती हैं ऑर्गेनाइज आपके ख्याल में, जिससे इसमें बेहतरी है? हो सकती नहीं है तो जरूरी है, अब करना पड़ेगा. लोगों के फाइनेंशियल गेन्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, उसे काट के या तो बेच देते हैं या उन जगहों पे कब्जा करके ज़ाहिर उसे खा जाते हैं. तो ये तो वी हैव टू इंटरवीन, देयर इज नो अदर वे. और इसके लिए मॉनिटरिंग टूल्स जो हैं हम कोशिश करेंगे डेवलप कर लें. कुछ हुए हुए दरख्तों को जियो टैग कर लें पूरे शहर के,
اور اس پہ نظر بھی رکھیں, اور جو لاز ہیں ظاہر ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جی امپلیمنٹ کر سکیں. آئی تھنک درخت کاٹنے پہ اچھا خاصی سزا ہے, بٹ گورنمنٹ خود کاٹتی رہتی ہے تو پھر وہ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ اے لا اینڈ کیپ بریکنگ اٹ یور سیلف. اب دوسروں کو منع کیسے کریں؟ تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پینلسٹ سے کوئی آخری کامنٹ؟ مجھے ایک چھوٹا, رفیع بھائی مجھے پہلے کہنے دیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ بہت عمدہ کام کر رہی ہے, IUCN بہت عمدہ کام کر رہی ہے, WWF بہت عمدہ کر رہی ہے, ان کا کریب جو ہے بہت عمدہ کام کر رہی ہے اویئرنیس کا. تو بہت لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اس کے لیے. مگر ایک جو چیز ہے وہ ہمارا کرنگی کریک پورٹ قاسم کا ایریا جو ہے وہ سب سے کراچی کا بڑا اور سب سے ڈینس فارسٹ ہے, سب سے بڑا پروڈیوسر آف آکسیجن ہے, ایز مسٹر رفیع الحق ایکسپلین. مگر ادھر کوئی مانیٹر کرنے, کوئی کام کرنے نہیں جاتا, اور اس کی وجہ بہت سمپل ہے, بیکاز اٹس ڈینجرس. اس میں کوٹ ان کوٹ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ ادھر جا کے کیوں نہیں افیکٹو ہوتے, تو ان کا سوال یہی تھا کہ فورسز بہت زیادہ ہیں. تو اٹس کمپلیکیٹڈ, اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شہری مانگیں کہ ان پیڑوں کو شہر میں اور شہر کے پریفری میں, شہر کا سب سے بڑا پریفرل فارسٹ یہی والا ہے جو ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہری کھڑے ہو کے کہیں کہ نہیں ان کو بچانا ہے, اور پھر شاید کچھ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب طارق انہی کامنٹس کے ساتھ, آپ کے اسی نصیحت کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. اور اگلا ہمارا ایپیسوڈ ہوگا آن گورننس اینڈ پلاننگ فریم ورک. آلریڈی ہمارے ساتھ جو ہمارے سٹی کے نئے ایڈمنسٹریٹر ہیں افتخار شلوانی صاحب, اور دوسرا ہمارے نئے کمشنر کراچی آئے ہیں سہیل راجپوت صاحب, وہ آلریڈی آن بورڈ ہیں اسپیکرز نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تو اس کے لیے اپڈیٹڈ رہیے گا. اور بہت شکریہ. آج کی ساری ایکسپرٹ ریکمنڈیشنز ایک رپورٹ میں جا رہے ہیں, and at the end of 4 webinars, please join us if you're part of a citizens group or just as an individual, کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے ریکمنڈیشنز کا وہ آپ دباؤ ڈالیں گورنمنٹ پہ کہ اس پہ عمل درآمد ہو. مختلف سیکٹرز کی اور پلاننگ اور کراچی کا ماسٹر پلان بھی جو ہے اس کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایز این آرکیٹیکٹ میں کہنا چاہوں گی کہ بلڈنگ بائی لاز جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں, اور اس میں گرین بلڈنگ نارمز جو ہیں اور گرین کور جو ہے اور انرجی ایفیشنسی, واٹر ایفیشنسی, ساری جو سسٹینیبلٹی کی باتیں ہیں وہ بائی لاز میں بھی ہمیں لانی چاہیے, اس کو ریوائز کرنا چاہیے. تو اس پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے, انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے. اور پینلسٹ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور سارے اپنے زبردست آئیڈیاز اور کام سے ہمیں مطلع کیا, اور اٹینڈیز آپ کے بغیر یہ شو مکمل نہ ہوتا. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ.